बहुत पहले हजारों साल पहले ड्रैगन्स का एक क्लैन सभी मैजिकल बीस्ट्स पर राज करता था। और वो ड्रैगन जो हायरार्की में सबसे ऊपर था उसे डीमन गॉड कहा जाता था। कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था और सभी मैजिकल रेसेस को सबसे ताकतवर के आगे घुटने टेकने पड़ते थे। डीमन गॉड के सपने बहुत बड़े थे और वो हर जगह तबाही मचाता था। वो खुद अपनी मैजिकल बीस्ट्स की आर्मी को लीड करता था जिसने ह्यूमन वर्ल्ड पर आसानी से कब्जा कर लिया था। डीमन गॉड के लालच की कोई हद नहीं थी। वो पूरे यूनिवर्स को अंधेरे में डालना चाहता था और किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। मौत के बिल्कुल सामने ह्यूमैनिटी ने अपनी असली ताकत दिखाई। स्पिरिचुअल पावर के आने के बाद कुछ चुने हुए लोगों को मैजिकल बीस्ट्स को कंट्रोल करने की ताकत मिली। इन चुने हुए लोगों को बाद में बीस्ट टेमर्स कहा गया। बीस्ट टेमर्स इन मैजिकल बीस्ट्स को राइडर्स की तरह यूज करते थे। वो सिर्फ राइडर्स ही नहीं थे बल्कि वो मैजिकल बीस्ट्स की पावर भी यूज कर सकते थे। जब एक बीस्ट टेमर ने मैजिकल बीस्ट पर हमला किया तो एक मैसेज आया। एक मैजिकल बीस्ट सिटी के नॉर्दर्न नेबरहुड में उतरा। उसी वक्त रिपोर्ट अपडेट हुई कि एक मैजिकल मॉन्स्टर रेजिडेंशियल इलाके में गिरा है और वहां तुरंत इमरजेंसी मदद की जरूरत है। एक मैजिकल बीस्ट को देखकर कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता, खासकर जब आप अपने सामने पहली बार ड्रैगन को देखो, वो भी इतना करीब। श्याओयिंग यू को ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि ड्रैगन कैसा दिखता है, क्योंकि वो ठीक उसके सामने गिरा था। श्याओयिंग यू बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो इतने बड़े मैजिकल बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं था और उसी वक्त खून के छींटे उसकी तरफ उड़ रहे थे। जैसे ही वो जमीन पर गिरा उसे कहीं से एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा कि इस तबाही की शुरुआत में जब जमीन और आसमान अलग नहीं हुए थे उसने एक समझौता किया था। उसने अपने खून से इसे सील किया और वॉइड के स्पिरिट्स को बुलाया। उसने फैसला किया कि खून उसकी पेमेंट होगी और शब्द उसका वादा, और फिर उन्हें अपना हुक्म सुनने को कहा। उसके बाद बीस्ट टेमर के कंट्रोल वाले मैजिकल बीस्ट ने फिर से हमला किया। हमले के बाद बीस्ट टेमर ने कंफर्म किया कि मैजिकल बीस्ट मर चुका है। उसने देखा कि श्याओविंग यू तेज रोशनी और स्पार्क्स की वजह से अपनी आंखें मल रहा है। बीस्ट टेमर ने रिपोर्ट किया कि वहां सर्वाइवर्स हैं और किसी को चोट नहीं आई है। आंखें खोलने पर श्याओविंग यू ने अपने सामने एक विशाल लायन देखा और साथ ही एक खूबसूरत लड़की को जो परेशानी के लिए माफी मांग रही थी। लड़की का नाम सू रुआन था और वो चिंगलोंग एकेडमी की प्रिंसिपल थी। सू रुआन ने उसे एक कागज या चेक दिया और बताया कि चिंगलोंग एकेडमी घर को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। 2 और बीस्ट टेमर्स अपने मैजिकल बीस्ट्स पर उड़ते हुए सू रुआन के पास आए। उसके बाद सू रुआन ने लड़के को अलविदा कहा। ये श्याओविंग यू की फेमस बीस्ट टेमर्स के साथ पहली मुलाकात थी। इस दुनिया में हर कोई बीस्ट टेमर बनने का सपना देखता है। शाओ यिंग यू भी इससे अलग नहीं था। उसे बस एक मौका चाहिए था। हालांकि इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ चाहने से नहीं मिलता। शाओ यिंग यू के पास बीस्ट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे और उसके बिना वो नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। इस पल जब वो लड़का अभी भी अपने ख्यालों में था, तभी कहीं से एक छोटा कुत्ता आ गया। कुत्ते ने तुरंत उस लड़के को चाटना शुरू कर दिया, जिससे ये हरकत ज्यादा पसंद नहीं आई। शाओ यिंग यू उसे डांटने लगा। क्या कुत्ता इतने समय से ड्रैगन का पीछा कर रहा था? लड़के को समझ नहीं आया कि कुत्ता उसके अपार्टमेंट में आया कहां से। हालांकि वो लड़का जिसके पास पैसे नहीं है पर एक सपना है, उसे तुरंत क्यूरोसिटी हुई कि क्या कुत्ते को टेम किया जा सकता है। कुत्ते को देखने के बाद उसे कुछ याद आया, जैसा कि टेक्स्ट बुक्स में एक क्रीचर के बारे में बताया गया था जो कुत्ते जैसा दिखता था और उसका नाम गेलहाउंड था। गेलहाउंड की ब्लड लाइन कमजोर थी और इसके लिए ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं थी, इसलिए लड़के ने सोचा कि वो कुत्ते को खिला सकता है। शाओ युंग यू खुश भी था कि अब उसके पास आखिरकार एक बीस्ट था और वो बीस्ट टेमर बन सकता था। इन सब के बावजूद वो उदास भी था क्योंकि नेशनल एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे थे और उसे तैयारी के लिए मुश्किल से ही टाइम मिलेगा। अपनी सारी चिंता वाली सोच को दूर करने की कोशिश करते हुए वो खुश था कि आखिरकार उसके पास एक मैजिकल बीस्ट है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन शाओ युंग यू ने सबसे पहला काम ये किया कि वो उनके चिंगफेंग शहर में मौजूद बीस्ट टेमर स्टोर की तरफ गया। स्टोर का साइन बोर्ड देखकर शाओ युंग यू ने सोचा कि शायद सबसे अच्छा सोल्यूशन यही होगा कि मैजिकल बीस्ट को किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो उसकी देखभाल कर सके। लड़के को एहसास हुआ कि इतने गरीब मालिक के साथ गेलहाउंड का कोई फ्यूचर नहीं है। यहां तक कि उस छोटे से कुत्ते ने उसके 1 हफ्ते का खाना सिर्फ 1 रात में खा लिया था। दुकानदार ने आखिरकार स्टोर से बाहर झांका। उसने पूछा कि लड़का इतनी जल्दी उसके पास क्यों आया है। शाओ यिंग यू ने तुरंत दुकानदार से अपने बीस्ट को खरीदने के बारे में पूछा। हालांकि दुकानदार ने तुरंत मना कर दिया। उसे गेलहाउंड की जरूरत नहीं थी। आखिरकार ये एक ऐसा बीस्ट था जिसकी पेडिग्री इतनी लू थी और कोई एवोल्यूशनरी पाथ नहीं था। आदमी को उस ऑफर का कोई मतलब समझ नहीं आया क्योंकि कोई भी गेलहाउंड को नहीं खरीदेगा। इसलिए दुकानदार ने कहा कि शाओ यिंग यू को चले जाना चाहिए और उसके काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आदमी के इस तरह चिल्लाने से कुत्ता डर गया। शाओ यिंग यू को सिर्फ इस बात का बुरा लगा कि अगर आदमी कुत्ते को नहीं लेना चाहता था तो चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। अचानक लड़के के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। उसके सामने एक गेलहाउंड था। लेवल इनिशियल स्टेज टियर 1 था। लॉयल्टी 59 थी। ब्लड लाइन इंफीरियर थी। हिडन ब्लड लाइन, हेल ब्लड लाइन, एपिक क्वालिटी थी। कोई टैलेंट्स नहीं थे।
हिडन टैलेंट हेलफायर जो डील्स ट्रू डैमेज बाईपासिंग एनिमी आर्मर। कोई एवोल्यूशन पाथ्स नहीं थे। हिडन एवोल्यूशन पाथ गेल हाउंड, हेल गेल वुल्फ, हेल नेदर वुल्फ, डिवाइन इन्फर्नल वुल्फ। शाओ युंगयू ने सोचा कि वो बहुत थक गया होगा और वो सब कुछ बस सोच रहा है। उसे कोई और वजह नहीं दिखी कि उसके सामने सिस्टम विंडो क्यों दिखाई दी। अपने हाथ से अपनी आंखों को सावधानी से पोंछने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिस्टम विंडो अभी भी उसकी आंखों के सामने थी। जो कुछ भी लिखा था उसमें से शाओ युंगयू को एवोल्यूशन के हिडन पाथ में इंटरेस्ट था। हालांकि दुकानदार अभी भी श्याओ यू पर चिल्लाया। उसे लगा कि श्याओ यू उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि गेल हाउंड का कोई एवोल्यूशन पाथ नहीं था। श्याओ यू को समझ नहीं आया कि क्या दुकानदार उसके सामने वाली सिस्टम विंडो को नहीं देख सकता, और अगर सिस्टम विंडो सिर्फ श्याओ यू को दिखाई देती है तो एक घमंडी और अमीर इंसान का आना तो पक्का है। ऐसा ही एक इंसान श्याओ यू के सामने आया। उसका नाम सूजे था। वो भी जांगनैन हाई स्कूल के 3rd ग्रेड में था। वो चिंगफेंग सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी एक्सप्रेशन था। उसने तुरंत श्याओ यू को नोटिस किया। उसे याद आया कि श्याओ यू ने कभी एग्जाम देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पास मैजिक बीस्ट नहीं था। गेल हाउंड को देखकर उसने नोटिस किया कि शायद श्याओ यू ने इसे खरीदने के लिए कुछ कॉइन्स जमा कर लिए हैं। हालांकि श्याओ यू तुरंत कुत्ते को सूजे की नजरों से हटा लेता है। वो लड़का श्याओ यू का मजाक उड़ाता है। वो यहाँ तक कहता है कि लगता है लीना सही थी और श्याओ यू बीस्ट टेमर एग्जाम देना ही नहीं चाहता। सूजे उसे ताना मारना जारी रखता है कि अगर वो इतनी पूरी तरह चाहता भी तो भी एग्जाम पास नहीं कर पाता। लीना का नाम सुनकर श्याओ यू चौंक गया। फिर सूजे उसका मजाक उड़ाता रहा। आखिर श्याओ यू की गर्लफ्रेंड अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। जांग लीना अब सूजे को डेट कर रही है। जैसे इन शब्दों को कंफर्म करते हुए लीना आती है और लड़के का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि वो कहाँ गायब हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ पाई। सूजे कहता है कि उसने बस लड़की के एक पुराने दोस्त को देखा और उसे हेलो बोलने का फैसला किया। लीना सूजे से मजाक ना करने को कहती है। आखिर उसने श्याओ यू के साथ अपना रिश्ता बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। लीना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसे किसी लूजर की राय की परवाह क्यों करनी चाहिए जब वो इतने अमीर लड़के को डेट कर रही है। श्याओ यू किसी आवारा कुत्ते को साथ लिए घूम रहा है। लीना को वो बहुत बेचारा लगता है। हालांकि श्याओ यू हिम्मत नहीं हारता। वो उसे याद दिलाता है कि वो वही था जिसने जांग लीना की मदद की थी जब वो बुरे वक्त में थी, लेकिन उसे परवाह नहीं है और लड़की को ऐसे अमीर बेवकूफ के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने दो। बदकिस्मती से बहुत से लोग अच्छे एटीट्यूड को कमजोरी समझ लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। श्याओ यू कहता है कि जांग लीना को याद रखना चाहिए कि उसने ही उसे छोड़ा था। ये शब्द सुनकर सूजे को बहुत गुस्सा आता है। वो इस बात से नाराज है कि श्याओ यू उसकी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात कर रहा है। सूजे कसम खाता है कि वो श्याओ यू को कुचल देगा। दूसरी तरफ जांग लीना अपने खराब तरीके से कहती है कि सूजे को श्याओ यू जैसे लूजर को इग्नोर करना चाहिए और उसे उससे पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। श्याओ यू ये सुनकर थक गया था कि गेल हाउंड बेकार है। वो ये जानने के लिए बेताब था कि आगे उसके लिए क्या लिखा है, क्योंकि पहले उसे कोई उम्मीद नहीं थी और कुत्ते के आने से उसकी जिंदगी में एक इंटरेस्टिंग रंग आ गया था। सीन शिफ्ट होता है। 3 दिन बाद जिलिन स्क्वायर में नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम अनाउंस किया गया। चिंगफेंग सिटी के एग्जामिनेशन सेंटर ने कैंडिडेट्स का स्वागत किया और उन्हें अपनी सीट्स लेने को कहा। टेस्ट शुरू होने वाला था और श्याओ यू देर नहीं करना चाहता था और अब भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। बाकी कैंडिडेट्स ने भी श्याओ यू को नोटिस किया, बस उन्हें समझ नहीं आया कि वो लड़का एग्जाम के लिए क्यों आया है, क्योंकि उस लड़के के पास कोई मैजिकल बीस्ट नहीं था। दूसरे कैंडिडेट को भी इस बारे में पता था क्योंकि शाओ युंग यू मैजिक बीस्ट नहीं खरीद सकता था। हालांकि उसने सुना था कि शाओ युंग यू ने 3 दिन पहले एग्जाम के लिए साइन अप किया था और शाओ युंग यू ने चिंग लॉन्ग एकेडमी के लिए अप्लाई किया था। वो लड़का ये सुनकर हैरान था। आखिर चिंग लॉन्ग एकेडमी चारों में से सबसे बेस्ट है। दूसरा कैंडिडेट भी हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि शाओ युंग यू जैसे लूजर ने ऐसा कदम उठाने की हिम्मत कैसे की। मैजिक बॉल वाली टेबल और एग्जामिनर जिसने अपने पैर टेबल पर रखे हुए थे उसके पास जाकर शाओ युंग यू ने अपनी हिम्मत जुटाई और एग्जामिनर को हेलो कहा। उसने बताया कि वो यहाँ एग्जाम के लिए आया है। उस आदमी ने अपनी हैट उतारी और शाओ युंग यू की तरफ देखा। उसने तुरंत पूछा क्या वो लड़का शाओ युंग यू है। वो चिंगफेंग सिटी में चिंग लॉन्ग एकेडमी के एडमिशंस ऑफिस का टीचर चेन चेनियन था। शाओ युंग यू ने कंफर्म किया कि वो वही है और ये भी कहा कि वो 20 टेमर एग्जाम देना चाहता है। लड़के के डोसियर को याद करते हुए चेन चेनियन को ये भी याद आया कि शाओ युंग यू चिंगफेंग सिटी का अकेला स्टूडेंट था जिसने चिंग लॉन्ग एकेडमी के लिए अप्लाई किया था। वो घमंडी अमीर सूजे चुप नहीं खड़ा रहा और लड़के का ठीक से मजाक उड़ाने के लिए आ गया। सूजे को लगता है कि शाओ युंग यू बहुत बेशरम हो गया है और उसे कोई लिमिट नहीं दिखती। सूजे याद दिलाता है कि पिछले 5 सालों में उनके शहर से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने चिंग लॉन्ग एकेडमी के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अप्लाई करने वालों में से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर सका। सूजे को लगता है कि शाओ युंग यू एक बहरूपिया है और वो खुद को बहुत स्पेशल समझता है।
सूजे घुटने टेकने और शाओयुंग यू को बाप कहने के लिए तैयार है अगर शाओयुंग यू एग्जाम पास करने में कामयाब हो जाता है। उसे इतना भरोसा है कि शाओयुंग यू एग्जाम में फेल हो जाएगा। शाओयुंग यू अपनी आंखों में पूरी डिटर्मिनेशन लिए खड़ा रहा। वो सूजे से कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्द ही सूजे के एक साथ दो बाप होंगे। सूजे अभी भी उसके पीछे चिल्ला रहा है, लेकिन शाओयुंग यू को अब उसकी परवाह नहीं है। शाओयुंग यू टीचर से एग्जाम शुरू करने के लिए कहता है। टीचर ने तुरंत शाओयुंग यू को वार्न करने का फैसला किया कि चिंगलोंग एकेडमी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और लड़के ने कोई दूसरा स्कूल भी चूज नहीं किया है अगर वो इस एकेडमी के एग्जाम में फेल हो जाता है। टीचर उसे याद दिलाता है कि अगर शाओयुंग यू एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो किसी भी बीस्ट टेमर एकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। बाकी स्टूडेंट्स बस लड़के का मजाक उड़ाते रहते हैं, क्योंकि चिंगलोंग एकेडमी के लिए स्पिरिचुअल पावर का पासिंग स्कोर 800 है। उन्हें ये बहुत फनी लगता है कि शाओयुंग यू इतना पासिंग स्कोर लाने की उम्मीद करता है। खासकर उनके जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे और बेचारे शाओयुंग यू ने सोचा कि वो एकेडमी में जा सकता है। अपनी तरफ आ रहे सारे तानों के बावजूद शाओयुंग यू को अभी भी अपनी काबिलियत पर भरोसा है। वो समझता है कि टीचर क्या कह रहा है और उनसे एग्जाम शुरू करने के लिए कहता है। टीचर ने शाओयुंग यू को और ज्यादा डिस्करेज नहीं किया और एग्जाम शुरू कर दिया। पहला टेस्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टेस्ट है। टीचर ने शाओयुंग यू को अपने सामने रखे मैजिक क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहा। लड़का अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ क्रिस्टल पर हाथ रखता है। हर कोई उम्मीद में जम गया और एक पल बाद टीचर ने अनाउंस किया कि लड़के की स्पिरिचुअल पावर 316 थी। हर कोई लड़के का मजाक उड़ाने लगा। सूजे सबसे पहले खा। वो ताना मारता है कि शाओयुंग यू सोचता था कि वो बहुत स्पेशल है। लीना भी पॉइंट आउट करती है कि शाओयुंग यू पासिंग स्कोर के मिनिमम थ्रेशोल्ड के करीब भी नहीं आया। चेन चिनियन भी उदास था, क्योंकि पहले उसे लगा था कि उसके सामने खड़ा स्टूडेंट काफी प्रॉमिसिंग है। अचानक सबने नोटिस किया कि शाओयुंग का स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स बदलने लगा। मैजिक बॉल ने 621 दिखाया, लेकिन फिर भी मैजिक पावर बढ़ती रही। उसके बाद बॉल ने 711 दिखाया और फिर इसने मिनिमम थ्रेशोल्ड 800 से ऊपर का नंबर दिखाया। बॉल पर नंबर्स वहां नहीं रुके और मैजिक बॉल ने 956 दिखाया। इसे देख रहे स्टूडेंट्स हैरान थे। सूजे को तो ये भी लगा कि स्पिरिचुअल फोर्स मापने वाली डिवाइस शायद खराब हो गई है। नंबर्स कभी नहीं रुके। आखिरकार बॉल ने नंबर 1028 दिखाया। चेन चिनियन इस पूरे पल से बेहद हैरान था, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। टीचर को लगा कि पक्का उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। उसके सामने रखी मैजिक बॉल हैरान स्टूडेंट्स की नजरों के नीचे टूटने ही वाली थी। स्पिरिचुअल पावर स्कोर का सीधा कनेक्शन बीस्ट टेमर के पोटेंशियल से था। तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, हर 100 यूनिट स्पिरिचुअल पावर एक मैजिकल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन देती है। इसीलिए टीचर भी हैरान था, क्योंकि अगर शाओयुंग का नंबर 1028 है तो ये लड़का फ्यूचर में एक 10 स्टार बीस्ट टेमर भी बन सकता है। पिछले कुछ डेकेड्स में ड्रैगन कंट्री में सिर्फ कुछ ही 10 स्टार बीस्ट टेमर्स आए थे। चेन चिनियन बहुत खुश था कि वो एक और जीनियस को ढूंढने में कामयाब रहा। टीचर ने अनाउंस किया कि शाओयुंग का फाइनल स्कोर 1028 था। एक साल पहले जीनियस यिनिंग शुआंग ने एग्जाम दिया था और उसका स्कोर 1030 था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शाओयुंग इतना स्ट्रांग होगा। यिनिंग शुआंग से सिर्फ 2 पॉइंट्स कम। सूजे मानना नहीं चाहता कि वो लड़का एकेडमी का स्टूडेंट बनेगा और उसे याद दिलाता है कि चिंगलोंग एकेडमी में 2 ट्रायल्स होते हैं। जैंग लीना भी गुस्से में है और जैसे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कोस रही है। उसे यकीन है कि शाओयुंग मैजिक बीस्ट ब्लड लाइन की क्वालिटी वाले अगले टेस्ट को पास नहीं करेगा। चेन चिनियन अगले टेस्ट की शुरुआत अनाउंस करने वाला था। हालांकि उसके ग्रुप का एक आदमी एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर उसके पास भागता हुआ आया। उस आदमी ने उसे बताया कि असल में स्पिरिचुअल पावर मीटर में एक छोटी सी गड़बड़ थी और इस कैंडिडेट का फाइनल स्कोर 1032 था। चेन चिनियन हैरान है। पता चला कि वो यिनिंग से 2 पॉइंट्स ज्यादा है। चेन चिनियन अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि वो इस बारे में किसी को न बताए। आखिरकार एग्जामिनर दूसरे टेस्ट की शुरुआत अनाउंस करता है, जो मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन की क्वालिटी का टेस्ट है। चेन चिनियन रिक्वेस्ट करता है कि कैंडिडेट शाओयुंग अपने मैजिकल बीस्ट को समन करे। अपने हाथ पर बने स्टार साइन का यूज करके लड़का ब्लैक फैंग को अपने सामने आने के लिए समन करता है। पूरी जगह एक शैतानी एनर्जी से घिर गई थी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देख रहे थे कि शाओयुंग कौन सा मैजिकल बीस्ट समन करेगा। जब धुंध साफ हुई तो हर कोई देख सकता था कि एक गेल हाउंड दिखाई दिया था। स्टूडेंट्स हैरान थे, क्योंकि लीनिएज वेरिफिकेशन के लिए गेल हाउंड सबसे खराब चॉइस थी। आजकल के समय में भी किसी ने गेल हाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। टीचर भी निराश था, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अलावा ब्लड लाइन की क्वालिटी उन डिसाइसिव फैक्टर्स में से एक थी जो बीस्ट टेमर्स के डेवलपमेंट को लिमिट करती थी। टीचर को अच्छे से पता था कि उसके सामने मौजूद कुत्ते की पेडिग्री लो थी। चेन चिनियन उदास होकर और अपनी आंखें बंद करके अनाउंस करने वाला था कि शाओयुंग का बीस्ट सूटेबल नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स ने कुछ नोटिस किया और सबने अपना ध्यान फोकस किया। ऐसा लगता है कि उनके सामने मौजूद गेल हाउंड बिल्कुल भी गेल हाउंड नहीं था, क्योंकि उनके सामने एक विशाल मैजिकल बीस्ट दिखाई दिया और
हर कोई जानता है कि गेल हाउंड का कोई एवोल्यूशन नहीं होता। टीचर के सामने एक विशाल हेलस्टॉर्म वुल्फ दिखाई दिया। क्या सच में इस मैजिकल बीस्ट का एवोल्यूशन का दूसरा फॉर्म था? शाओइंग की तरफ देखकर टीचर मुस्कुराया, क्योंकि वो लड़का पक्का जानता है कि सबको शानदार तरीके से सरप्राइज कैसे करना है। इस पॉइंट पर चेन चिनयान एग्जाम खत्म करता है। वो अनाउंस करता है कि टेस्ट सब्जेक्ट शाओइंग ने एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। टीचर शाओइंग को चिंग लॉन्ग एकेडमी में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बेइज्जत हुए सुजे और लाल चेहरे के साथ ज़ैंग लिना को यकीन नहीं हो रहा था कि शाओइंग रिजल्ट्स में उन्हें हराने में कामयाब रहा। उन्होंने चुपचाप भागने का प्लान बनाया। हालांकि शाओइंग उन्हें और उनके शब्दों को नहीं भूला था। उसे समझ नहीं आया कि सुजे और ज़ैंग लिना कहाँ जा रहे थे। क्या सुजे सच में भागने वाला है और अपने बाप को अलविदा भी नहीं कहेगा? सुजे गुस्से में शाओइंग से अपनी औकात में रहने को कहता है। वो घुटने टेककर शाओइंग को बाप नहीं कहने वाला। आखिर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शाओइंग अब वो डरा हुआ और गरीब लड़का नहीं है, इसलिए वो ब्लैक फैंग को बुलाता है। हेलस्टॉर्म वुल्फ ने सुजे को उसकी पीठ पर दबाया और वो वुल्फ के वजन के नीचे अपने घुटनों पर झुक गया। शाओइंग ने डिमांड की कि सुजे वो शब्द कहे जो उसने प्रॉमिस किए थे। भारी सांसें लेते हुए और वुल्फ के पंजों के वजन के नीचे मुश्किल से टिके हुए सुजे अभी भी अपने नए बाप से माफी मांगता है। हालांकि शाओइंग का ऐसा बेकार बेटा नहीं हो सकता, इसलिए वो सुजे को दफा होने के लिए कहता है। ज़ैंग लेना भी पीछे नहीं रही। वो मुस्कुराहट के साथ कहती है कि असल में इन 2.5 सालों में उसे शाओइंग से बहुत लगाव हो गया है। लड़की उनके रिश्ते को फिर से शुरू करने का प्रपोज करती है। शाओइंग पहले से ही एक कूल लड़का है, इसलिए वो ज़ैंग लेना से कहता है कि उनका पूरा रिश्ता पास्ट में है और वहां से चला जाता है। ज़ैंग लेना ड्रामा करते हुए अपने घुटनों पर गिर जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से उसे माफ करने के लिए कहती है और कहती है कि वो गलत थी। उसने जल्दी ही अपना मन बदल लिया। जाहिर है उसे वो घमंडी लड़का इतना पसंद नहीं था, सुजे के पिता के पैसों के साथ भी। सीन शिफ्ट होता है। शाओइंग एग्जामिनेशन स्क्वायर से चला गया। सबसे पहली चीज जो वो करना चाहता था वो अपनी बहन को बताना था कि उसका एडमिशन चिंग लॉन्ग एकेडमी में हो गया है। वो बहुत एक्साइटेड था और अपनी सक्सेस बताने ही वाला था जब उसकी बहन ने फोन उठाया। हालांकि फोन की दूसरी तरफ उसने अपनी बहन की चीखने और डरावनी आवाज सुनी। उस दिल दहला देने वाली आवाज के तुरंत बाद कनेक्शन कट गया। सीन शिफ्ट होता है। इसी बीच चिंगफेंग सिटी के बाहर फार्मर्स मार्केट में मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। इस भगदड़ में एक औरत अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दूसरी औरत ने डरे हुए बच्चे को अपने गले लगाया और बच्ची से किसी भी चीज से न डरने के लिए कहा और मॉन्स्टर की नजरों से छिपने के लिए कहा। ये लोग बच नहीं सके। जायंट स्कॉर्पियन उन्हें बहुत जल्दी ढूंढने में कामयाब रहा। लोग फार्मर्स मार्केट से भाग रहे थे, लेकिन उस लड़के को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वो अपनी तरफ भागते हुए लोगों के बीच से निकला और ये समझने की कोशिश करने लगा कि इस जगह पर क्या हुआ है। मैजिकल बीस्ट के हमले की सारी खौफनाक चीजें उसकी आंखों के सामने आ गईं। अफरा तफरी, लोग भाग रहे हैं, धक्का मुक्की, आग, मौतें और चारों तरफ तबाही। लेकिन इन सब बातों ने भी लड़के को परेशान नहीं किया, क्योंकि उसने देखा कि एक जायंट स्कॉर्पियन उसकी बहन की जान लेने वाला था। शाओइंग अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ा और उसी पल उसके चेहरे के सामने एक सिस्टम विंडो फिर से दिखाई दी। सिस्टम ने उसे हेलस्टॉर्म वुल्फ की स्किल्स यूज करने के लिए कहा। हेल हाउल, हेल बाइंड। शाओइंग तुरंत सिस्टम की बात मान गया और ब्लैक फैंग को हेल हाउल, इन्फर्नल हाउल यूज करने को कहा। हालांकि उसने ऑर्डर दिया, लेकिन किसी वजह से इसने काम नहीं किया। गेल हाउंड भी अपने मालिक को हैरानी से देखता है। जब शाओइंग हिचकिचा रहा था, तब विशाल मैजिकल बीस्ट पहले से ही अपने डंक से उसकी बहन को छेदने वाला था। अपनी बहन को खोने से बहुत ज्यादा डरते हुए शाओइंग ने याद किया कि हाल ही में उसके घर में क्या हुआ था। उसे याद आया कि जिस वक्त मैजिकल बीस्ट ने हमला किया था, चिंग लॉन्ग एकेडमी के आदमी ने स्पेल जैसा कुछ चिल्लाया था। फिर उसने भी वही करने की कोशिश करने का फैसला किया और उसने इस तबाही की शुरुआत में वो शुरू किया। जब जमीन और आसमान अभी अलग नहीं हुए थे, उसने एक समझौता किया, अपने खून से सील किया और वॉइड से स्पिरिट्स को बुलाया। गेल हाउंड एक भेलिये में बदल गया और आगे बढ़ा। खून उसकी पेमेंट होगी और शब्द उसका वादा। अपने हाथ को अपने सामने आगे बढ़ाते हुए शाओइंग ने अपने हुक्म को सुनने का कमांड दिया। जब डंक शाओइंग की बहन के लगभग ऊपर था, लड़के ने ऑर्डर दिया, हेल हाउल। उसके हेल वुल्फ से एक पावरफुल अटैक निकला और उसने मैजिकल बीस्ट को खत्म कर दिया। शाओइंग अभी भी शॉक में है, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार है। वो हैरान है कि बीस्ट टेमर की ताकत असल में कितनी डरावनी है। शॉक से थोड़ा उभरने के बाद उसे याद आया कि उसकी बहन अभी भी मैजिकल मॉन्स्टर के पास है। वो अपनी बहन की तरफ दौड़ा, जिसने छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा था, और उसे दिलासा देना जारी रखा। शाओइंग इतनी देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो खुश है कि उसकी बहन ठीक है। उसकी बहन को उसकी चिंता हो रही है। फिर बिना देर किए वो तुरंत अपनी बहन के सामने डींगे हाँकता है कि उसका एडमिशन चिंग लॉन्ग एकेडमी में हो गया है और वो अब एक बीस्ट टेमर भी है। इंट्रोड्यूस कराए जाने का इंतजार किए बिना गेल हाउंड खुद बताता है कि वो भी यहाँ है। जब गेल हाउंड शाओइंग की गोद में बैठ गया, तो शाओइंग ने आखिरकार उसे एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट टेमर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया।
लड़की के सामने एक बहुत ही प्यारा दिखने वाला हेलस्टॉर्म वुल्फ ब्लैक फैंग दिखाई दिया। वहां के रहने वाले मैजिकल मॉन्स्टर को शॉक में घूर रहे थे। वो जिसने इतना हंगामा मचाया था और इतनी जान ली थी, वो आखिरकार मर चुका था। लड़का सैटिस्फाइड लुक के साथ कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर चला गया है। उसकी बहन और वो खुद अभी के लिए नहीं जानती कि क्या हुआ। आखिरकार डरी हुई औरत को उसका बच्चा मिल गया। वो भागी नहीं थी, खतरे के बावजूद वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। औरत भाई और बहन का शुक्रिया अदा करती है। बच्ची रोते हुए अपनी माँ के पास दौड़ी। वो उस मॉन्स्टर से बहुत डर गई थी और उस पल उसकी माँ गायब हो गई थी और वो और भी ज्यादा डर गई थी। बच्ची को उसकी माँ को लौटाने के बाद भाई और बहन ने हारे हुए मॉन्स्टर को देखने का फैसला किया। मॉन्स्टर के अवशेषों में शाओइंग को मैजिकल बीस्ट का कोर मिला। कोर लेवल बिगिनिंग। कोर हासिल करने की कंडीशन मैजिकल बीस्ट को मारना। एट्रीब्यूट पॉइजन। इफेक्ट +5 पॉइजन अटैक। एक्सपीरियंस +10। पत्थर को अपने हाथों में लेकर शाओइंग को अभी भी समझ नहीं आया कि उसके सामने किस तरह का मैजिकल बीस्ट कोर था। भले ही ये सिर्फ पॉइजन एट्रीब्यूट वाला इनिशियल स्टेज कोर था, लेकिन छोटा सा कोर भी ब्लैक फैंग को इवॉल्व होने में मदद कर सकता है। इसलिए वो मैजिकल कोर अपने कुत्ते की तरफ फेंकता है और वो उसे खा लेता है। शाओयिंग फिर आसपास खड़े सभी लोगों को बताता है कि बीस्ट मर चुका है और वहां रहने वाले लोग अब सेफ हैं। लोगों ने शाओयिंग को घेर लिया। वो खुश थे कि वो जिंदा बच पाए और इसलिए उन्होंने लड़के का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे हीरो भी कहा। जिस छोटी बच्ची को उसने बचाया था, उसने भी उसका शुक्रिया अदा किया। वो भी शाओयिंग की तरह ही बीस्ट टेमर बनना चाहती है। लड़के ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और उसे भरोसा दिलाया कि वो पक्का कामयाब होगी। सीन शिफ्ट होता है। उसी दिन रात को शाओयिंग अपनी छत ठीक नहीं करवा पाया क्योंकि दीवार में बने बड़े से छेद से चांद बहुत अच्छे से झांक रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली इतनी सिंपल नहीं है और ये देखना बाकी है कि क्या ये फैमिली है भी या नहीं। उसकी बहन उसके सोते हुए भाई के पास खड़ी थी। जब उसने उसकी पीठ की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि उसकी पीठ पर निशान अभी भी एक्टिव था। उसकी बहन ने फिर किसी को कॉल करके रिपोर्ट दी कि ड्रैगन रून कर्स अभी भी एक्टिव था। उसने रिपोर्ट किया कि ड्रैगन किंग्स एसेंस पर लगी सील को किसी ने नहीं छुआ है। लड़की को समझ नहीं आया कि शाओयिंग मैजिकल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर पाया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता था। फोन की दूसरी तरफ वाली आवाज ने नतीजा निकाला कि शायद ये किस्मत थी। कॉल करने वाले ने लड़की को शाओयिंग पर नजर रखना जारी रखने का ऑर्डर दिया। लड़की ने ऑर्डर मान लिया और उसे सौंपी गई पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे पूरा करने की कसम खाई। लड़के को एहसास भी नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेला है और सच में उसका एक भी अपना नहीं है। शाओयिंग क्या करेगा जब उसे अपनी बहन और अपनी जिंदगी के बारे में सच पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद शाओयिंग पहले से ही चिंगफिंग सिटी के ट्रेन स्टेशन पर खड़ा था और अपने जाने का इंतजार कर रहा था। वो और उसकी बहन जिसने उसके साथ जाने का फैसला किया था, उन्हें छोड़ने के लिए बहुत से लोग आए थे। लोग बहुत दयालु थे। एक आदमी शाओयिंग के लिए सॉल्टेड डक एग्स की एक टोकरी लाया क्योंकि बचपन में उसे ये बहुत पसंद थे। एक दयालु औरत कुछ रेड एनवेलप्स भी लाई जहां बहुत से लोगों ने शाओयिंग के लिए पैसे रखे थे। औरत ने शाओयिंग से उनके गिफ्ट को संभाल कर रखने को कहा। लड़के ने ये सारे गिफ्ट स्वीकार कर लिए क्योंकि लोकल लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। उसने अच्छे मन से हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और लोकल लोगों से उसे छोड़ने ना आने के लिए कहा क्योंकि छुट्टियां आते ही वो पक्का यहाँ वापस आएगा। उसकी बहन का लुक भी बहुत अच्छा था, जैसे कि रात में जो हुआ वो कभी हुआ ही नहीं था। ट्रेन में चढ़ने पर शाओयिंग ने सबसे पहले अपनी बहन को सीट ऑफर की। इस तरह उन्होंने सफर किया। कुछ घंटों बाद लाउड स्पीकर्स पर वार्निंग आई कि रेल रोड के एक हिस्से पर मैजिकल बीस्ट्स आ गए हैं, इसलिए ट्रेन हिल सकती है। हालांकि कोई झटका नहीं लगा और डिब्बे में लगे स्पीकर से आवाज आई कि ट्रेन ने खतरनाक हिस्से को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अपने शेड्यूल पर आगे बढ़ेगी। शाओयिंग को राहत मिली कि कुछ नहीं हुआ, साथ ही वो जल्द ही लुनियन शहर पहुंच जाएंगे। उसकी बहन लड़के को याद दिलाती है कि उसकी पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी, इसलिए उसे रिलैक्स नहीं करना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिस पल उन्हें राहत मिली, ट्रेन अचानक हिलने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। अचानक कार स्पीकर से पैसेंजर्स के लिए तैयार रहने का मैसेज आया। ट्रेन के आगे मैजिकल बीस्ट्स आ गए थे। 3 आइड जायंट मंकीज का एक झुंड। लाउड स्पीकर से एक आवाज ने पैसेंजर्स को सावधान रहने और अपनी जान और सामान की हिफाजत करने को कहा। पैसेंजर्स पैनिक करने लगे। एक पैसेंजर हैरान था जब बाद में मैजिकल बीस्ट का जिक्र आया। दूसरा पैसेंजर भी बहुत हैरान था क्योंकि उन्हें पहले बताया गया था कि वो सबसे खतरनाक हिस्से से सुरक्षित निकल चुके हैं। अचानक ट्रेन कार की रूफ पर जोरदार हमले गूंजने लगे। शाओयिंग को समझ नहीं आया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। दूसरे पैसेंजर्स इंतजार कर रहे थे कि कोई इस हमले को संभाले। हालांकि इससे पहले कि कोई बचाने आ पाता, एक मंकी ने रूफ लाइनिंग को फाड़ दिया। एक पैसेंजर सबको भागने के लिए चिल्लाता है। जब लड़की रिएक्ट करना चाहती थी तो शाओयिंग ने उसे इसके उलट वहीं बैठने और कहीं न जाने के लिए कहा। बहन को समझ नहीं आता कि उसका भाई क्या करने वाला है। बहन अपने घुटनों पर गिर जाती है और अपने भाई को रुकने के लिए कहती है। हालांकि शाओयिंग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक गुस्से वाले मंकी ने उस पर हमला करने का फैसला किया है। इससे पहले कि शाओयिंग किसी तरह रिएक्ट कर पाता, एक मैजिकल बीस्ट ठीक मंकी के सामने आया और अपनी पूंछ से मंकी को मारा।
मैजिकल बीस्ट की मालकिन को इस बात का बुरा लगा कि लड़का बस वहां खड़ा होकर मंकी को देख रहा था। इसलिए लड़की शाओ यंगयू को एक तरफ हटने का ऑर्डर देती है अगर वो मरना नहीं चाहता। इस लड़की का नाम चिन यान रान है। चिन यान रान फेमस स्काई गिल्ड के हेड की बेटी है। लड़की ने अपनी स्पीयर को जोर से घुमाया और फिर अपनी स्पीयर के स्विंग के साथ लड़की ने थंडर फ्लैश यूज किया। इस हमले के साथ फॉक्स एक बार फिर मंकी की तरफ लपका। शाओ यिंग हैरान था जब उसने अपने सामने इस लड़की को देखा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो कौन थी। सिस्टम के आधार पर लड़की के पास एक बीस्ट था, 3-tailed थंडर फॉक्स। लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टीयर 3। एट्रीब्यूट्स 3-tailed थंडर फॉक्स। एपिक, पाथ ऑफ एवोल्यूशन 3-tailed थंडर फॉक्स, 4-tailed थंडर फॉक्स, 5-tailed थंडर फॉक्स, 9-tailed थंडर फॉक्स। हिडन पाथ ऑफ एवोल्यूशन 3-tailed थंडर फॉक्स, शैडो रेड लाइटनिंग फॉक्स, स्कारलेट लाइटनिंग फॉक्स। स्किल्स टेल स्ट्राइक, एक साथ 3 पूंछों से दुश्मन को मारता है, जिससे पैरालिसिस और स्टन इफेक्ट्स के साथ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है 1 सेकंड के लिए। थंडर फ्लैश, दुश्मन के हमले को डॉज करता है और लाइटनिंग डैमेज देता है। सारी जानकारी को एक साथ रखकर और 3-tailed थंडर फॉक्स को देखकर लड़के ने स्पीयर और मैजिकल बीस्ट को एनालाइज किया और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान शायद स्काई गिल्ड के हेड की बेटी चिन यान रान थी। लड़की ने जोश और जीत के साथ अनाउंस किया कि बीस्ट टेमर पहले से यहाँ है, जिसका मतलब था कि सब बच गए। सिर्फ शाओ यिंगयू, जो कि चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, उसे बिल्कुल यकीन नहीं है कि सब बच गए हैं और उसे राहत नहीं मिली। और सही वजह भी थी, क्योंकि जल्द ही एक और मंकी ट्रेन कार की छत तोड़कर अंदर आ जाता है। शाओ यिंग भी रिकमेंड करता है कि सब लोग जितनी जल्दी हो सके डिब्बे से निकल जाएं। शाओ यिंग अच्छे से जानता है कि 3-eyed जायंट मंकीज झुंड में रहते हैं, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक मंकी ट्रेन पर हमला कर सकता है। कोई और चारा नहीं था, इसलिए शाओ यिंग चिन यान की मंकीज से निपटने में मदद करने के लिए अपने ब्लैक फैंग को समन करने का फैसला करता है। चिन यान रान ने आखिरकार एक मंकी को निपटा दिया और वो बहुत नाराज थी कि वो बहुत ज्यादा थे। ऐसा लगता है कि चिन यान अपने ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गई थी और उसने नोटिस नहीं किया जब उस पर पीछे से 2 जायंट मंकीज ने हमला किया। हालांकि शानदार हीरो पहले से यहाँ है। शाओ यिंग ब्लैक फैंग और उसकी एबिलिटी हेल्स बॉन्ड का यूज करता है। कुत्ते के मुंह से बड़ी जंजीरें निकली और उन्होंने मंकीज को जकड़ लिया। शाओ यिंग ताना भी मारता है कि वो अब इतने फुर्तीले नहीं है। चिन यान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़के को उसने पहले बचाया था वो भी एक बीस्ट टेमर निकलेगा। चिन यान अपनी फॉक्स को गोद में लेती है और मदद के लिए लड़के का शुक्रिया अदा करती है। शाओ यिंग कहता है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बीस्ट टेमर यही करता। लेकिन अचानक किसी चीज ने शाओ यिंग का ध्यान खींचा और उसे बिल्कुल हैरान कर दिया। सिस्टम ने दिखाया कि 3-tailed फॉक्स डिप्रेस्ड और सुस्त थी। फॉक्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। इस बीमारी को ठीक करने के लिए सिस्टम ने एनीमोन फ्लावर को पीसने, उबलता पानी डालने, थंडर एलिमेंट कैटलिस्ट मिलाने और फिर पानी में घुले वाटर एलिमेंट बीस्ट के मैजिकल कोर को डालने का सुझाव दिया। शाओ यिंग एक भोला बेवकूफ लगता है, इसलिए वो तुरंत लड़की की मदद करने की कोशिश करता है। वो चिन यान से पूछता है कि क्या उसकी फॉक्स हाल ही में लड़ाइयों के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव और बाद में बहुत सुस्त हो गई है, और क्या ये कभी कभी खुद को चोट पहुंचाती है। चिन यान हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि लड़के को ये कैसे पता। शाओ यिंग तुरंत मानता है कि फॉक्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। उसने शायद मैजिकल बीस्ट डिजीज हैंडबुक में इसके बारे में पढ़ा था और 3-tailed थंडर फॉक्सेस को अक्सर यही बीमारी होती है। शाओ यिंग ने कम से कम यहाँ झूठ बोलने का फैसला किया, क्योंकि वो ये नहीं मान सकता था कि वो असल में लड़की के बीस्ट के बारे में सारी जानकारी देख रहा था। लड़की खुश है कि आखिरकार उसे पता चल गया कि उसकी शाओ शाओ हाल ही में ज्यादा मुस्कुरा क्यों नहीं रही है। पहुंचने पर वो फॉक्स का इलाज करने में बिजी होना चाहती है और खुशी के मारे चिन यान रान ने लड़के की पीठ थपथपाई। चिन यान शाओ यिंग को गले लगाती है और डिक्लेयर करती है कि अब से वो उसका छोटा भाई होगा। इस वक्त शाओ यिंग की बहन इन सब घटनाओं को देख रही है और बेहद नाखुश लग रही है। ऐसा लगता है कि पहुंचने पर बहन शाओ यिंग की खबर लेगी। शाओ यिंग अपनी नई बहन से मिलने पर अपनी बहन को भूल गया। कौन सबसे अच्छी बहन होगी, इसकी लड़ाई अमर रहे। चूंकि शाओ यिंग की बहन चुपचाप देखते हुए खड़ी नहीं रही, उसने दखल देने का फैसला किया। लड़की ने शाओ यिंग के गले में हाथ डाला और डिक्लेयर किया कि वो उसकी बहन है। चिन यान रान भी कोई डरपोक लड़की नहीं है, इसलिए बिना किसी अजीब फीलिंग के उसने दूसरी तरफ से शाओ यिंग को गले लगा लिया। वो मानती है कि शाओ यिंग अब से उसका मुंह बोला भाई होगा। शाओ यिंग ने खुद सिचुएशन को जाने दिया। लड़कियों में से कोई भी दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थी और शाओ यिंग को अपनी तरफ खींच रही थी। शाओ यिंग को लगा कि लड़कियां उसे 2 टुकड़ों में फाड़ सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है, इस तरह वो अकेडमी पहुंचे। कुछ समय बाद अज़्योर ड्रैगन अकेडमी या चिंगफेंग अकेडमी के सेंट्रल स्क्वायर में सभी फ्रेशमैन ट्रेडिशनल फ्रेशमैन वेलकम के लिए इकट्ठा हुए। अज़्योर ड्रैगन अकेडमी के डीन लिन कोंग ने आने वाले फ्रेशमैन का स्वागत किया। उनके बगल में वाइस डीन वांग डोंग थे। शाओ यिंग एक फ्रेशमैन होने के नाते डीन की ये स्पीच सुन रहा था। डीन ने सभी फ्रेशमैन से सब्र रखने और प्रिंसिपल का इंतजार करने को कहा।
डीन की स्पीच के दौरान शाओइंग याद करता है कि कैसे उसने अपनी बहन चिनयान को अलविदा कहा और कैसे उसकी बहन खुश नहीं थी। और बस ऐसे ही वो आखिरकार एकेडमी पहुंच गया। अचानक एक विशाल लायन दिखाई दिया जो शाओइंग को शक की हद तक जाना पहचाना लगा। बाकी स्टूडेंट्स ने भी पर्पल फायर लायन को नोटिस किया और समझ गए कि प्रिंसिपल सूरवान आ गई है। सबकी नजरें आती हुई सूरवान पर टिक गई। लड़के तारीफ भरी नजरों से लड़की को देख रहे थे। आखिरकार हेडमास्टर सही जगह पर पहुंची और अपने पर्पल फायर लाइन को नीचे उतारा। और जब वो लाइन से नीचे उतरी, डीन ने उनसे फ्रेशमैन के लिए कुछ शब्द कहने को कहा और माइक पकड़ा दिया। सिर्फ इसी पल शाओइंग ने आखिरकार नोटिस किया कि उसके सामने खड़ी औरत वही औरत थी जिसने शैडो ड्रैगन को हराया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अज़्योर ड्रैगन एकेडमी की हेडमास्टर निकलेगी। ये याद रखना जरूरी है कि हम रीडर्स को कहानी के ऑथर ने बताया था कि सूरवान हेडमास्टर है और उसका नाम दिया था। सूरवान ने अपना नाम या पोजीशन शाओइंग को नहीं बताई थी। सूरवान ने डीन से माइक लिया और एकेडमी ज्वाइन करने के लिए सबको कंग्रेचुलेट किया। हालांकि वो सभी स्टूडेंट्स को एक बात याद दिलाना चाहती थी। सूरवान का टोन और नजर बदलकर सख्त हो गई। उसके लिए ये मायने नहीं रखता था कि स्टूडेंट नोबल फैमिली से है या गरीब। सूरवान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अज़्योर ड्रैगन एकेडमी में हर किसी को उसके रूल्स मानने होंगे, और खासकर 8th रूल। फ्रेशमैन समझने की जल्दी में थे और दूसरों से पूछने लगे कि ये रूल क्या है, लेकिन कोई नहीं जानता था। फिर सूरवान ने खुद स्टूडेंट्स को 8th रूल बताया। अगर स्टूडेंट्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे अरीना में डुअल के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, चाहे कोई भी सही या गलत हो। हारने वाले को जीतने वाले से माफी मांगनी होगी। शाओइंग यू को तुरंत एहसास हुआ कि 8th रूल शायद सख्त लग सकता है, लेकिन ये असल में नोबल फैमिलीज के लोगों को अपनी पावर यूज करने और कमजोरों को दबाने से रोकता है। आखिरकार 8th रूल की वजह से ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी अपनी खुद की ताकत से अपनी इज्जत बचा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। 2 घंटे बाद ऐसा लगता है कि शाओइंग का पहला कॉन्फ्लिक्ट पहले ही हो चुका था, लेकिन वो बस अभी एकेडमी में आया था और एडमिशन सेरेमनी को सिर्फ 2 घंटे हुए थे। एक स्टूडेंट लड़के को पहचानता हुआ लगा और कि वो वही शाओइंग था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सेम क्लास में थे। पता चला कि शाओइंग पहले ही स्टूडेंट्स के बीच एक मॉन्स्टर के रूप में फेमस हो चुका था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट सीनियर डिसाइपल यिनिंग शुआंग जितनी थी। हालांकि इस पल का आगे का डेवलपमेंट रुक गया जब चेन चिनियन क्लासरूम में आया और सभी स्टूडेंट्स को अपनी सीट्स लेने को कहा क्योंकि क्लास शुरू हो रही थी। वो लड़का कोई मुसीबत खड़ी करता हुआ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने शाओ यिंग को भाई कहकर ग्रीट किया और कहा कि वो उसे फॉलो करेगा। चेन चिनियन ने इसे अनदेखा नहीं किया और ऑडियंस को शांत रहने के लिए कहा। चेन चिनियन ने स्टूडेंट्स को ग्रीट किया और कहा कि अब से वो उनका मेंटर होगा। उसे उम्मीद थी कि उसके स्टूडेंट्स अज़्योर ड्रैगन एकेडमी में बहुत कुछ हासिल करेंगे। उसके बाद उसने स्टूडेंट्स को बीस्ट इलस्ट्रेटेड गाइड का पहला चैप्टर खोलने के लिए कहा और माना कि वो थ्योरेटिकल पार्ट से शुरुआत करेंगे। चेन चिनियन ने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया और बहुत सी बातें बताई। मैजिकल बीस्ट की ताकत 2 फैक्टर से तय होती है। पहला फैक्टर बीस्ट का फॉर्म है। अभी लोएस्ट से हाईएस्ट तक ये स्टेजेस जानी जाती हैं: इनिशियल फॉर्म, मैच्योर फॉर्म, फुल फॉर्म, ट्रांसेंडेंट फॉर्म और सबसे ऊपर किंग ऑफ बीस्ट का फॉर्म है। दूसरा फैक्टर मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन की क्वालिटी था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइंस को लोएस्ट से हाईएस्ट तक कैटेगराइज किया गया है। हायर ब्लड लाइन वाले बीस्ट कमजोर ब्लड लाइन वालों को दबा सकते हैं। इसके अलावा मैजिकल बीस्ट के एट्रीब्यूट्स एक दूसरे को दबा सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 सबसे कॉमन है: मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। प्रिंसिपल इस तरह था: वुड अर्थ को दबाता है, अर्थ वाटर को दबाता है, वाटर फायर को दबाता है, फायर मेटल को दबाता है और मेटल वुड को दबाता है। इन 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स के आधार पर दूसरे एट्रीब्यूट्स भी आ सकते थे, जैसे सैंड या लाइटनिंग, लेकिन वो अगली क्लास का टॉपिक था। सीन शिफ्ट होता है। वक्त बीतता गया और लेक्चर चलता रहा, लेकिन शाओ यिंग को ऐसी क्लासेस की आदत नहीं थी, इसलिए वो आराम से सो गया। चेन चिनियन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने शाओ यिंग पर चौक का टुकड़ा फेंका और उसे तुरंत उठने के लिए कहा। नींद में शाओ यिंग अपनी कुर्सी से उठ गया। चेन चिनियन को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो उस लड़के की हिम्मत पर हैरान है जिसने उसके लेक्चर में सोने का फैसला किया। फिर चेन चिनियन शाओ यिंग से पूछने का फैसला करता है कि डिमोनिक लिजर्ड की कमजोरी क्या है। चेन चिनियन बहुत गुस्से में है, इसलिए वो लड़के से अपने सवाल का जवाब मांगता है और अगर शाओ यिंग जवाब नहीं दे सकता तो वो अपना सामान पैक करे और बाहर निकल जाए। चेन चिनियन ने पक्का गलत इंसान से पंगा ले लिया था, क्योंकि चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया शाओ यिंग ने तुरंत सवाल का जवाब दिया कि वो उसके पेट के नीचे मौजूद पॉइजन का बैग है। चेन चिनियन वहीं नहीं रुका और एक और सवाल का जवाब मांगा: आइस क्रोकोडाइल आमतौर पर किस इलाके में रहता है? लेकिन शाओ यिंग को इस सवाल का जवाब भी पता है। आइस क्रोकोडाइल ड्रैगन कंट्री के सदर्न हिस्से में शुआंगजांग लेक इलाके में और कुनलोंग सब ग्लेशियल वाटरफॉल्स पर रहता है। यहाँ तक कि बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान है कि शाओ यिंग को इस सवाल का जवाब पता है। चेन चिनियन उस ढीठ लड़के के सामने हार नहीं मानने वाला था।
और उसने उसे टेस्ट करना जारी रखने का फैसला किया। उसने पूछा कि शाओ यिंग क्या करेगा अगर उसका सामना जंगल में हेवन टीयरिंग डिमोनिक टाइगर से हो जाए। फिर शाओ यिंग फैसला करता है कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन बैज अपने दांतों में दबा लेगा और कहीं अंधेरे में छिप जाएगा। यहाँ सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि खुद टीचर को भी समझ नहीं आया कि शाओ यिंग ऐसा क्यों करेगा। फिर शाओ यिंग एक्सप्लेन करने का फैसला करता है कि वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि हेवन टीयरिंग डिमोनिक टाइगर बीस्ट किंग स्टेज का एक मैजिकल क्रीचर था, एक म्यूटेटेड स्पीशीज जिससे कम से कम 6 स्टार लेवल का बीस्ट टेमर ही लड़ सकता है। और अगर उसके जैसे रुकी बीस्ट टेमर्स का सामना जंगल में हेवन टीयरिंग डिमोनिक टाइगर से हो जाए तो एक ही ऑप्शन होगा कि मरने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए शाओ यिंग ने बेस्ट ऑप्शन चुना कि वो आइडेंटिफिकेशन बैज अपने दांतों में रखेगा ताकि उसके रिश्तेदार बाद में उसकी बॉडी पहचान सके, और वो कहीं छांव में लेटने का प्लान भी बनाएगा ताकि बॉडी जल्दी सड़े नहीं। चैन चिनियन इस जवाब को एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुश है कि एक नया आया स्टूडेंट पहले से ही ये जानकारी जानता है। टीचर सोचता है कि शाओविंग ने इन सवालों का जवाब कैसे दिया, क्योंकि चैन चिनियन ने आगे के एडिशन से सवाल पूछे थे। फिर शाओविंग एक साथ 3 किताबें दिखाता है और उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें पहले ही पढ़ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स हैरान हैं, वो ऐसे स्टूडेंट की बराबरी कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया कि ऐसा प्रोडिजी आया कहाँ से। चैन चिनियन ने क्लास को सेल्फ स्टडी करने को कहा और उसने खुद शाओविंग को अपने साथ चलने को कहा। जैसे ही शाओविंग टीचर के साथ क्लासरूम से बाहर निकला, उसने तुरंत टीचर से माफी मांगना शुरू कर दिया। शाओविंग ने टीचर से वादा किया कि वो अब क्लास में नहीं सोएगा। हालांकि चैन चिनियन उसे रोकता है और कहता है कि ये बात नहीं है, बात यह है कि शाओविंग ने थ्योरी कोर्स पहले ही सीख लिया है। शाओविंग यू इसके लिए चैन चिनियन की तारीफ करने का फैसला करता है क्योंकि वो एक बेहतरीन एक्सपर्ट है और इसी वजह से शाओविंग इतनी जल्दी मटेरियल सीख पाया। चैन चिनियन उस तरह का टीचर नहीं है जिसे खुशामद की जरूरत हो, इसलिए उसका लड़कों वाला बर्ताव उसे अनॉय करता है। चैन चिनियन रेकमेंड करता है कि शाओविंग यू ज्यादा एडवांस मटेरियल की तरफ बढ़े क्योंकि उसने सारी थ्योरी पहले ही सीख ली है। चैन चिनियन एक जिम्मेदार टीचर है, इसलिए उसने किसी तरह बहुत जल्दी काम किया और शाओविंग को एजियन ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी का पास जारी कर दिया। इस पास का यूज करके शाओविंग लाइब्रेरी में फ्रीली जा सकेगा और मुफ्त में किताबें ले सकेगा। लड़का अपने टीचर के एक्शन से हैरान था क्योंकि शाओविंग के पास पैसे नहीं थे और ये पास उसके लिए गोल्डन टिकट जैसा था। चैन चिनियन ने शाओविंग के कंधे को थपथपाया और उसे कामयाबी की दुआ दी क्योंकि टीचर के पास ऐसे काबिल स्टूडेंट को सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। शाओविंग ने अपने टीचर की सलाह मानी और एजियन ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। अंदर से लाइब्रेरी शानदार और खूबसूरत थी। शाओविंग ने शेल्फ से कुछ किताबें ली और फर्श पर बैठकर नई नॉलेज हासिल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो ज्यादा देर तक पढ़ने का मजा नहीं ले सका। अचानक वोंग डोंग का बेटा वोंग यान लाइब्रेरी में आया। वो अपने चमचों के साथ आया। जैसे ही वोंग यान लाइब्रेरी में घुसा, उसने तुरंत बाकी सभी विजिटर्स को बताया कि आज के लिए लाइब्रेरी उसकी है। उसने सभी लड़कों को तुरंत लाइब्रेरी छोड़ने का हुक्म दिया। जो लड़के लाइब्रेरी में थे वो तुरंत लाइब्रेरी से भाग गए, सिवाय इसके कि लाइब्रेरी में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी थीं। हालांकि वोंग यान ने लड़कियों को रुकने के लिए कहा क्योंकि वो उनके साथ पढ़ाई करना चाहता था। लड़कियां डर से कांपने लगीं जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। वो वोंग यान से उन्हें भी जाने देने की भीख मांगने लगी। शाओविंग इन सब चीखों से तंग आ गया था, इसलिए उसने लड़के को मुंह बंद रखने का हुक्म दिया। फिर शाओविंग ने किताब बंद की और उसे सीधा वोंग यान के सिर पर दे मारा। गुस्से में वोंग यान ये देखने के लिए मुड़ा कि ऐसा करने की हिम्मत किसने की, लेकिन वोंग यान के चमचे ने तुरंत शाओविंग की तरफ इशारा किया और कहा कि लड़का साफ तौर पर अपनी औकात नहीं जानता। शाओविंग को लगता है कि वोंग यान घटिया है क्योंकि वो लड़कियों को परेशान करता है और उसका कोई ज़मीर नहीं है। वोंग यान हैरान है कि किसी ने उससे पंगा लेने की हिम्मत की और वो लड़का उसके सामने खुद को हीरो समझता है। डरी हुई लड़की शाओविंग से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके सामने खड़ा वोंग डोंग शेंग वाइस डीन का बेटा है, इसलिए शाओविंग को इस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए। शाओविंग को आखिरकार एहसास हुआ कि वोंग यान इतना बदतमीज क्यों है। ये सब इसलिए है क्योंकि डैडी वाइस डीन है। वोंग यान इस बात पर प्राउड भी है और खुश है कि शाओविंग को यह एहसास हो गया है। वोंग यान खुश है कि अब सब नॉर्मल हो गया है और अब वो शाओविंग को घुटनों पर गिरने और माफी मांगने का हुक्म देता है। ये पक्का शाओविंग के प्लान्स में नहीं था और वो वोंग यान को उसके बदतमीज बर्ताव के लिए छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने बाएं पैर से वोंग यान को टांगों के बीच लात मारी। वोंग यान तुरंत लाइब्रेरी के फर्श पर गिर गया और दर्द में फर्श पर लौटने लगा। उसके चमचों को समझ नहीं आया कि अपने मालिक की मदद कैसे करें। दर्द में कांपते हुए वोंग यान ने डिटर्मिनेशन और गुस्सा पाया और उन्हें याद दिलाया कि वो कौन था। दर्द में तड़पते हुए वोंग यान जानता है कि शाओविंग उन नतीजों से नहीं निपट पाएगा जो उसने अभी किया है, और साथ ही वोंग यान कसम खाता है कि वो शाओविंग को देख लेगा और लड़के को इस लाइब्रेरी से जिंदा नहीं जाने देगा। वोंग यान बदतमीज शाओविंग को दिखाने वाला है कि एजियन ड्रैगन एकेडमी का मालिक कौन है। हालांकि ठीक इसी पल प्रिंसिपल सूर वान लाइब्रेरी में आई। औरत ने नोटिस किया कि वोंग यान का टोन कितना एरोगेंट था। उसे एहसास नहीं था कि वोंग यान एकेडमी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। वोंग यान अपसेट और हैरान है कि सूर वान इतनी जल्दी लाइब्रेरी आ गई। सूर वान डिक्लेयर करती है कि वो पहले से ही सब जानती है। चूंकि वोंग यान और शाओविंग के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, सूर वान उसे याद दिलाती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। जैसा कि एकेडमी चार्टर के आर्टिकल 8 में लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो उसे अरीना में ड्यूल के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चाहे कोई सही हो या गलत, हारने वाले को जीतने वाले से माफी मांगनी होगी। किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, खासकर रुकी शाओविंग के पास तो बिल्कुल नहीं। इसलिए वो अरीना की तरफ बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहां बहुत से स्टूडेंट्स पहले ही स्पेक्टेटर सीट्स लेने के लिए दौड़ पड़े थे। कोई भी इस इवेंट को मिस नहीं करना चाहता था। वोंग यान और शाओविंग जल्द ही अपना ड्यूल शुरू करने वाले थे। एक और स्टूडेंट हैरान था कि ये ड्यूल हो रहा है। आखिर वोंग यान का बैटल बीस्ट लेजेंडरी 6 लेगेड आइस लेपर्ड था। एक दूसरे स्टूडेंट को तो यकीन ही नहीं था कि शाओविंग के पास जीतने का कोई चांस भी है। हालांकि वो लड़का जो खुद को शाओविंग का भाई कहता था, उसे अब भी उस पर भरोसा था कि वो इनविंसिबल है। चैन चियनियन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे उम्मीद थी कि शाओविंग उन्हें निराश नहीं करेगा और खुद को शर्मिंदा होने से बचा पाएगा। वोंग यान और शाओविंग को हाथ मिलाने के लिए अरीना के सेंटर में बुलाया गया और फिर अनाउंसर ने अनाउंस किया कि फाइट जल्द ही शुरू होगी और फाइटर्स को बैटल के लिए तैयार होने की सलाह दी। वोंग यान पहले से ही ये दिखाने के लिए बेताब है कि जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं उनका क्या होता है। हालांकि शाओविंग अब भी बिना बैटल के कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने को तैयार है। इसके लिए वोंग यान को बस माफी मांगनी होगी। इस सुझाव से वोंग यान को बहुत गुस्सा आता है। ड्यूल शुरू होता है और वोंग यान तुरंत आइस फ्लेम को समन करता है। समनिंग सर्कल से एक खौफनाक और डरावना लेजेंडरी 6 लेगेड आइस लेपर्ड तुरंत दिखाई देता है। इससे शाओविंग की कैपिलरीज जैसे फट गईं और उसकी आंख से खून निकलने लगा। शाओविंग ने सिस्टम का यूज करके जल्दी से लेपर्ड को स्टडी करना शुरू कर दिया। लेपर्ड की इनिशियल फॉर्म फर्स्ट स्टेज थी। ब्लड लाइन लेजेंडरी थी। एट्रीब्यूट्स आइस और विंड थे। स्किल्स डीप फ्रीज। कोई भी हमला आइस का एक एडिशनल ब्लो देता है, जिससे ओपोनेंट की मूवमेंट और अटैक स्पीड 30% कम हो जाती है। आइस क्वॉल एक आइस बॉल समन करता है जो टकराने पर कई टुकड़ों में फट जाती है और मैसिव डैमेज देती है। लॉयल्टी 72। शाओविंग हैरान है कि इस मैजिकल बीस्ट के पास एक साथ 2 एट्रीब्यूट्स हैं। हार ना मानते हुए वो फैसला करता है कि अब उसकी बारी है और वो ब्लैक फैंग को समन करता है। शाओविंग का भाई नोट करता है कि शाओविंग का मैजिकल बीस्ट बहुत शानदार दिख रहा है। एक और स्टूडेंट भी नोट करता है कि खूबसूरती के मामले में 6 लेगेड लेपर्ड पक्का हार गया है। शाओविंग के मैजिकल बीस्ट को देखकर सूरवान ने नोट किया कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हालांकि करीब से देखने के बाद उसने सोचा कि ये गेल हाउंड के इवॉल्व वर्जन जैसा दिखता है। सूरवान उलझन में थी क्योंकि ये माना जाता था कि गेल हाउंड का कोई एवोल्यूशनरी पाथ नहीं होता। उसे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि शाओविंग ऐसा कैसे कर पाया। उधर वोंग यान शाओविंग के मैजिकल बीस्ट को देखकर बिल्कुल नहीं डरता। इसीलिए वो डिक्लेयर करता है कि शाओविंग अपनी माफी तैयार करना शुरू कर सकता है। वोंग यान आइस फ्लेम यूज करता है और फ्री स्किल भी यूज करता है। दूसरी तरफ शाओविंग अपने ब्लैक फैंग को यूज करता है और रशिंग जर्क स्किल यूज करता है। ब्लैक फैंग आइस अटैक्स को डॉज करते हुए लेपर्ड की तरफ लपका। मैजिकल बीस्ट आपस में भिड़ गए और लेपर्ड ने ब्लैक फैंग को काफी जल्दी घेरना शुरू कर दिया। चेन चेनियन ने याद किया कि हेलस्टॉर्म वुल्फ फायर और विंड एट्रीब्यूट्स वाला मैजिकल बीस्ट था, जबकि 6 लेगेड लेपर्ड के पास विंड और आइस एट्रीब्यूट्स थे। इस ड्यूल को देखते हुए चेन चेनियन को लगा कि देखने से ऐसा लगता है कि वुल्फ एलिमेंट्स के एडवांटेज को हरा नहीं पाएगा। गुस्से में वोंग यान शाओविंग के मैजिकल बीस्ट को बर्बाद करने की कसम खाता है। वो आइस फ्लेम को एबिलिटी आइस बराज एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। ब्लैक फैंग बर्फ से ढक जाता है और उसके आसपास सब कुछ बर्फ के टुकड़े में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक आइस प्रिजन में है। बेचारा ब्लैक फैंग जिंदगी और मौत के कगार पर लगता है। वोंग यान शाओविंग का मजाक उड़ाने लगा। वो अनाउंस करता है कि शाओविंग का मैजिकल बीस्ट बहुत जल्दी जमकर मर जाएगा। टीचर्स जो वोंग यान की हरकतों से तंग आ चुके थे और साथ ही प्रिंसिपल सूरवान इंतजार कर रहे थे कि शाओविंग ऐसे पल में क्या करेगा। जवाब में शाओविंग खुद वोंग यान का मजाक उड़ा रहा है, जो अपने प्लान को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। फिर शाओविंग अपने ब्लैक फैंग को पुकारता है और उसे एबिलिटी हंट इन डार्कनेस एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। ब्लैक फैंग तुरंत उस आइस प्रिजन से गायब हो जाता है जिसमें वो अभी था। सूरवान और चेन चिनियन को तुरंत एहसास हुआ कि शाओविंग ने डार्कनेस एट्रीब्यूट यूज किया और फिर पता चलता है कि शाओविंग के पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। वोंग यान अभी भी पैनिक में था और ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि शाओविंग का मैजिकल बीस्ट कहाँ गया। जैसा कि पता चला, ब्लैक फैंग एक परछाई में बदल गया और इस तरह आइस प्रिजन में कैद होने से बच पाया। ब्लैक फैंग ने पीछे से वोंग यान पर हमला किया, लेकिन उसे 6 लेगेड लेपर्ड ने रोक लिया, जिसने ब्लैक फैंग पर काउंटर अटैक किया। शाओविंग ने फिर ब्लैक फैंग को समन किया और ये देखने का फैसला किया कि वोंग यान उसके खिलाफ क्या दिखाएगा। शाओविंग ने ब्लैक फैंग की एबिलिटी ओब्लिवियन क्लॉ यूज की। जैसे ही परछाइयों से निकले हमले ने लेपर्ड को छुआ, वो अपनी जगह पर जम गया और हिल नहीं सका। वोंग यान ने आइस फ्लेम से वापस लड़ने और बस वहां खड़े रहने के बजाय कुछ करने के लिए कहा। हेडमास्टर ने तुरंत इस हमले को पहचान लिया क्योंकि ये ओब्लिवियन क्लॉ एक डार्कनेस एट्रीब्यूट स्किल थी। जब ये टारगेट को लगती है तो ये 3 सेकंड्स के लिए पैरालिसिस कर देती है। शाओविंग फैसला करता है कि इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो फिर ब्लैक फैंग की एबिलिटी इन्फर्नल हाउल यूज करता है और इस हमले से 6 लेगेड लेपर्ड को भेज देता है। होस्ट अनाउंस करता है कि ड्यूल खत्म हो गया है और ये भी अनाउंस करता है कि शाओविंग जीत गया है। बहुत से स्टूडेंट्स, खासकर नए आए लोग, खुश हैं कि शाओविंग ने उनकी इज्जत बचाई और बदतमीज वोंग यान को सजा दी। वोंग यान अपने घुटनों पर गिर गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था। उसे लगा था कि वो इनविंसिबल है। शाओविंग वोंग यान के पास गया और उसे याद भी दिलाया कि वो हार चुका है।
चूंकि वांग यान हार गया, सूर वान चाहती हैं कि वो शाओ विंग से माफी मांगे। जैसा कि एकेडमी रूल्स में लिखा है, सूर वान सीरियस है, इसलिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो इस पूरे तमाशे को रोकने का इरादा रखता है। दांत पीसते हुए और साफ तौर पर सिंसियर ना होते हुए वांग यान ठीक से झुका और शाओ विंग से माफी भी मांगी। बाद में वो बहुत नफरत के साथ अरीना से चला गया, कसम खाते हुए कि शाओ विंग इसकी कीमत चुकाएगा। इसी बीच सूर वान नोट करती हैं कि ये एक बेहतरीन फाइट थी। वो ये भी नोट करती हैं कि शाओ विंग पहले से ही दूसरा डिसाइपल है जिसने उन पर अच्छा इंप्रेशन जमाया है। सूर वान शाओ विंग की अगली परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उसकी अगली परफॉर्मेंस फ्रेशमैन रैंकिंग टूर्नामेंट में होगी और ये इवेंट 3 दिन में होगा। शर्मिंदगी से लाल होते हुए शाओ विंग तारीफ के लिए मैडम प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो सोचता है कि पहला स्टूडेंट कौन था। फिर सूरवान मानती हैं कि वो 1000 से ऊपर स्पिरिचुअल पावर वाली एक ब्रिलियंट लड़की यिन निंग वोंग थी। एक बार फिर ये नाम लड़के की जिंदगी में आया। शाओ यिंग ने यिन निंग वोंग के बारे में अपने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान सुना था। सूरवान टैलेंट्स की कद्र करना जानती हैं, इसलिए वो शाओ यिंग को इनाम के तौर पर एक स्पेशल रिंग देने का फैसला करती हैं। लड़का हैरान है, क्योंकि ये बेहद महंगी है और शानदार भी, और यहाँ उसे ये इतनी आसानी से मिल गई। इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि शाओ यिंग के सामने एक स्पेशल रिंग थी, एक हाईटेक इक्विपमेंट जिसे अलग अलग चीजें स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें समन बीस्ट्स के लिए खाना और सप्लीमेंट्स और साथ ही मैजिकल मॉन्स्टर कोड्स शामिल हैं। शाओ यिंग खुशी से इनाम के तौर पर सौंपी गई रिंग को एक्सेप्ट करता है। प्रिंसिपल सूरवान के हाथों से रिंग लेते हुए लड़का एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता है। गेट से अज्योर ड्रैगन एकेडमी से निकलते हुए लड़के ने कुछ सोचा। उसकी बहन शायद पहले से ही परेशान होगी कि वो इतनी देर से बाहर है, इसलिए शाओ यिंग जितनी जल्दी हो सके घर लौटने का फैसला करता है। हालांकि शाओ यिंग के प्लान्स तब खराब हो गए जब एकेडमी से बाहर निकलते समय अचानक एक लड़की उससे टकरा गई। इतनी जोर की टक्कर से लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अच्छे स्वभाव वाले शाओ यिंग ने पहले पूछा कि क्या लड़की ठीक है, और उसने जवाब दिया कि वो ठीक है। घुटनों के बल बैठकर और लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए शाओ यिंग ने उसे अगली बार इधर उधर देखकर चलने की सलाह दी ताकि उसे चोट न लगे। फिर लड़के ने लड़की से घर जाने को कहा, लेकिन लड़की लड़के से चिपक गई। उसने शाओ यिंग को बताया कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और उसने शाओ यिंग से उसे पनाह देने के लिए भी कहा। जो हो रहा था उससे लड़का पूरी तरह हैरान था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद हमारे सामने फैमिली डॉर्मेट्री में, जहां शाओ यिंग और उसकी बहन अब रहते थे। बहन को बुरा लगा कि वो अभी आई है और उसने देखा कि क्या चल रहा है। वो पहले ही अपने भाई को कान पकड़कर पीछे खींचने वाली थी। क्या इस लूजर ने सच में एक बच्ची को किडनैप कर लिया? शाओ यिंग नाराज है कि उसकी बहन उसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है, और वो अपनी बहन से उसे एक्सप्लेन करने का टाइम देने के लिए भी कहता है। बहन नाराज है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि लड़का क्या कह सकता है और उसने सिचुएशन को गलत क्यों समझा होगा। आखिरकार बहन अपने भाई की बात सुनने लगती है और कुछ मिनट बाद शाओ यिंग ने अपनी कहानी खत्म की। अपनी कहानी खत्म करने के बाद शाओ यिंग ने नतीजा निकाला कि यही हुआ था। पता चला कि शी मांग, लड़की का नाम शी मांग है, वो मैजिकल बीस्ट से डरती है, इसलिए वो बीस्ट टैमर नहीं बन सकती। पता चला कि बेचारी शी मांग को घर पर रेगुलरली परेशान किया जाता था, इसलिए वो घर से भाग गई। शाओ यिंग ने उसे उनके डॉर्मेट्री में लाने का फैसला किया ताकि लड़की को उसके डर से उभरने में मदद मिल सके। लड़की ने शाओ यिंग की बहन की तरफ दया भरी नजरों से देखा। उसने उसे सिस जो कहा और भीख मांगती हुई नजर से उसे उनके साथ रहने देने के लिए कहा, क्योंकि वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। बहन आखिरकार मान जाती है और शी मांग को रहने की परमिशन दे देती है। हालांकि बहन कहती है कि शाओ यिंग एक जरूरी बात याद रखे, शाओ यिंग को यही फैमिली की लड़की को डेट नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन अज्योर ड्रैगन एकेडमी में चैन चिनयान ने पूरी क्लास को बाहर इकट्ठा किया। शाओ यिंग अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था और अपनी बहन की बातों पर गौर कर रहा था कि उसे यही फैमिली की लड़की से नहीं मिलना चाहिए। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बहन ने अचानक ये बात क्यों कही। मुंह बोले भाई ने शाओ यिंग से पूछा कि वो क्या बड़बड़ा रहा है और इसका ये फैमिली से क्या लेना देना है। मुंह बोला भाई शाओ यिंग को याद दिलाता है कि टीचर ने कहा था कि इस लेसन में वो बैटलफील्ड पर रोल्स डिफाइन करेंगे। तो वो लड़का सोचता है कि क्या शाओ यिंग को पता है कि ये क्या है। शाओ यिंग गलत टाइम पर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो जल्दी से जवाब देता है अगर उसने सही समझा है, और लड़का उससे बैंड में उसके रूल्स के बारे में पूछता है। शाओ यिंग उसे बताता है कि ज्यादातर बीस्ट टेमर्स टीम्स में काम करते हैं और उनके रोल्स और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। गनर के पास रेंज्ड स्किल्स होती हैं जो उसे दूरी से दुश्मनों को खत्म करने की परमिशन देती हैं। मेज के पास वेल डेवलप्ड मास कंट्रोल स्किल्स होती हैं जो उसे टीम फाइट्स में एक बड़ा एडवांटेज देती हैं। टैंक के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस और हेल्थ रीजनरेटिंग स्किल्स होती हैं। मोटे तौर पर वो बाकी टीम के लिए एक ढाल होता है। असैसिन बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल होता है और उसके पास दुश्मनों को मारने की एबिलिटी होती है। उसका काम उन लोगों पर हमला करना है जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और सपोर्ट अपनी रीइंफोर्सिंग स्किल्स के लिए फेमस है, जो वो टीम के सभी मेंबर्स पर लगाते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। मुंह बोला भाई सारे रोल्स के बारे में जानकर हैरान है। वो सोचता है कि शाओ यिंग के हिसाब से स्टॉर्म बटरफ्लाई किस रोल के लिए सबसे बेस्ट है। ओह, वो टीचर के फेवरेट्स। चैन चिनयान ने एक बार फिर उस लड़के पर चिल्लाया जिसका नाम वू शेंड यू है। टीचर ने उसे क्लास में बात करना बंद करने के लिए कहा।
वू शेनयू ने तुरंत टीचर से माफी मांगी। उसने ऑर्डर दिया कि स्टूडेंट्स अपने ऑर्डर नंबर्स के हिसाब से टेस्ट लेने के लिए अपने मैजिकल बीस्ट्स को समन करें। इस तरह टीचर ग्रुप में हर स्टूडेंट का रोल तय करेगा। शोंगू के डिसाइपल के पास जो माइनोटॉर जैसा मैजिकल बीस्ट था, उसके पास पावरफुल डिफेंस है, इसलिए टीचर ने उसे टैंक का रोल दिया। अगला वू शेन यू था, जो रोल चूज करने को लेकर परेशान था। स्टॉर्म बटरफ्लाई को देखने के बाद टीचर ने नोट किया कि उसके पास वाटर एलिमेंट बेस्ड मैसिव स्किल्स है, इसलिए वू शेन यू मेज बनेगा। आखिरकार शाओविंग की बारी थी और टीचर ने उसे आगे आने का इशारा किया। पहला टेस्ट मैजिकल बीस्ट के अटैक को टेस्ट करना था। चैन चिनियन ने पूछा कि क्या स्टूडेंट्स तैयार हैं, और उसने अपने भरोसेमंद ब्लैक फैंग को समन करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, जो हमेशा की तरह एक डरावनी ऑरा के साथ दिखाई दिया। इस टेस्ट के लिए शाओविंग ने ब्लैक फैंग की एबिलिटी हेल हाउल यूज करने का फैसला किया। ब्लैक फैंग ने अपना तबाही मचाने वाला अटैक फोर्स मीटर की तरफ किया। ऐसे तबाही मचाने वाले हमले की धूल थोड़ी शांत होने के बाद सब देख सकते थे कि मीटर ने ट्रिपल क्रिटिकल स्ट्राइक दिखाया, और बाद में फोर्स मीटर ने सबके लिए हैरान करने वाला नंबर दिखाया, 6731। बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे थे वो हैरान थे। ट्रिपल क्रिटिकल इंपैक्ट, ये उनके लिए बस एक फैंटास्टिक वैल्यू है। एक स्टूडेंट को यकीन है कि वो 1 और आधा क्रिटिकल हिट भी नहीं मार सकता। टीचर भी बाकियों की तरह हैरान है, क्योंकि आमतौर पर नए बीस्ट टेमर्स का अटैक 500 और 1500 के बीच होता है। चेन चिनियन ने उम्मीद नहीं की थी कि हेलस्टॉर्म वुल्फ ट्रिपल क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ 2000 से ज्यादा डैमेज दे सकता है, जबकि बाकी सब शॉक में अपना मुंह खोले खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे क्रेजी नंबर्स पर रिएक्ट कैसे करें। शाओविंग को लगा कि अटैक टेस्ट पास हो जाएगा और वो असैसिन के रोल के लिए सूट करता है। शाओविंग खुद को टेस्ट करना खत्म करना चाहता था। हालांकि चैन चिनियन को बस ऐसे ही टीचर नहीं कहा जाता। वो शाओविंग से टेस्ट जारी रखने को कहता है, क्योंकि वो खुद जानना चाहता है कि लड़के का पोटेंशियल क्या है। अगला टेस्ट अटैक रेंज टेस्ट था। शाओविंग ने एक बार फिर ब्लैक फैंग हेलहाउंड अटैक यूज किया। एक बार फिर सब हैरान थे। वू शेन यू ने नोट किया कि शाओविंग का अटैक ऑलमोस्ट 800 मीटर तक पहुंच गया। इस तरह शाओविंग गनर के रोल के लिए भी परफेक्टली जा सकता था। उसके बाद डिफेंस टेस्ट था, जहां शाओविंग ने एक बार फिर फिनोमिनल रिजल्ट दिखाया। ब्लैक फैंग टीचर चेन चिनियन के आइस आर्मर टर्टल के हमले को भी झेलने में कामयाब रहा। वू शेन यू शाओविंग को मॉन्स्टर भी कहता है। अगला कंट्रोल या रिस्ट्रेन टेस्ट था। शाओविंग ने हेल बॉन्डिंग एबिलिटी यूज की और वो किसी को भी रोकने में पूरी तरह काबिल था। इस तरह शाओविंग मेज के रोल के लिए भी परफेक्ट था। अगला रीइंफोर्समेंट टेस्ट था। टीचर के डेटा एनालिसिस के मुताबिक हेलस्टॉर्म वुल्फ के 10 मीटर के दायरे में कोई भी बीस्ट आएगा तो उसे रेज में 30% इंक्रीज, अटैक में 10% इंक्रीज और मूवमेंट स्पीड में 10% इंक्रीज मिलेगा। वू शेन यू बाकी स्टूडेंट्स की तरह शाओविंग का रोल जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार टेस्ट के बेसिस पर कोई भी रोल उसके लिए सूटेबल है और चूज करना मुश्किल है। चैन चिनियन भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि शाओविंग इतना अच्छा है कि टीचर को सही शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। चैन चिनियन मानता है कि असल में इन 5 रोल्स के अलावा एक और स्पेशल रोल है। टीचर इस रोल का नाम बताना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कहानी का नया चैप्टर रिलीज होने तक इंतजार करना होगा। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ, आधे रास्ते में कट गया। चेन चेनियन आखिरकार शाओविंग के रोल को ऑलराउंडर कहता है। वू शेन यू बाकी स्टूडेंट्स की तरह समझ नहीं पाता कि ये रोल क्या है और इसका क्या मतलब है। वो टीचर से उन्हें इस रोल ऑलराउंडर के बारे में बताने के लिए कहते हैं। फिर टीचर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि ऑलराउंडर उन बीस्ट टेमर्स को कहा जाता है जिनका समन्ड क्रिएचर सभी रोल्स के लिए बराबर सूटेबल होता है, तभी बीस्ट टेमर्स को ये रोल दिया जाता है। तो चैन चिनियन पॉइंट सामने लाता है कि शाओविंग ऑब्वियसली उनके ग्रुप में अकेला ऑलराउंडर है। उसके ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो कूल है। वो सोच रहे हैं कि शाओविंग इतना कूल कैसे बन गया। वू शेन यू भी क्यूरियस है। स्टूडेंट्स की तारीफ भरी नजरों के नीचे शाओविंग सिर्फ एक अच्छे स्वभाव वाला लड़का लगता है। चैन चिनियन ने नौजवान का जोश ठंडा करने की कोशिश की। वो उसे बताता है कि वक्त से पहले खुश होने की जरूरत नहीं है। ऑलराउंडर रेयर है, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का डेटा अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन इस पर्ल एकेडमी जानती है कि शाओविंग एकेडमी में अकेला ऑलराउंडर नहीं है। टीचर हमें बताता है कि सेकेंड ईयर में यान निंगवोंग और ह्यानजुन जैसे स्टूडेंट्स हैं। थर्ड ईयर में मुरोंग चिंगयांग और लियोआन चांगयन हैं। इस तरह लेसन का समरी देते हुए टीचर रेकमेंड करता है कि सभी स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते रहें। जल्द ही लेसन्स खत्म हो गए और शाओविंग एकेडमी बिल्डिंग से चला गया। वो खुश था कि क्लासेस आखिरकार खत्म हो गईं। शुरुआत के लिए वो रूकी रैंकिंग कंपटीशन की तैयारी के लिए ब्लैक फैंग के लिए कुछ न्यूट्रिएंट बूस्टर्स खरीदना चाहता था। हालांकि लड़के को एक अनप्लेजेंट सरप्राइज मिलने वाला था, क्योंकि हुलिगन्स के आने से उसके प्लान्स खराब हो गए। शाओविंग ने पूछा कि बुलीज उससे क्या चाहते हैं। बुलीज के लीडर को यह सवाल अजीब लगा। क्या लड़के ने ब्लैक टाइगर गिल्ड के बारे में नहीं सुना? वो और बाकी हुलिगन्स शाओविंग को पीटने के लिए पहले से ही उतावले हो रहे थे। जाहिर है बुलीज ने शाओविंग को अपने विक्टिम के तौर पर नहीं चुना। उन्हें ऐसा करने के लिए वोंग यान ने भेजा था, जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चाहता है कि बुलीज शाओविंग से बात भी ना करे और बस लड़के की नाक तोड़ दे। आखिरकार वोंग यान सोचता है कि क्या शाओविंग उसके बाद भी इतना कॉकी होगा। बुलीज के लीडर ने वोंग यान की बात सुनी। उसकी राय में शाओविंग खुद इसका जिम्मेदार था, क्योंकि उसने यंग मिस्टर वोंग से पंगा लिया था।
शाओविंग नोटिस करता है कि सभी बुलीज के कपड़ों पर 3 या 4 स्टार्स हैं। शाओविंग इस नाइंसाफी पर गुस्से में है क्योंकि इन बुलीज को उस पर हमला करने में शर्म भी नहीं आती जिसके पास सिर्फ 1 स्टार है। वोंग यान डिक्लेयर करता है कि अगर शाओविंग को ऐसी चीजें पसंद नहीं है तो वो रो सकता है। बुली लीडर वोंग यान से चिंता न करने को कहता है क्योंकि वो खुद शाओविंग से निपट लेगा। हुलिगन्स का लीडर शानदार थंडर टाइगर को समन करता है जो जैसे बिजली की आवाज के साथ दिखाई देता है। वो अपने चमकते हुए थंडर टाइगर को शाओविंग की तरफ भेजता है, लेकिन शाओविंग ने इंतजार नहीं किया और अपने ब्लैक फैंग को भी समन किया जिसने तुरंत थंडर टाइगर पर हमला कर दिया। ब्लैक फैंग ने तुरंत थंडर टाइगर को घेरना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। बुली लीडर ने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि वोंग यान ने उसे वॉर्न नहीं किया था कि शाओविंग का बीस्ट इतना स्ट्रांग है। बुली लीडर हैरान है क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि ब्लैक फैंग की सिर्फ मैच्योर फॉर्म है। इसलिए बुली लीडर को समझ नहीं आता कि ब्लैक फैंग उसके थंडर टाइगर का मुकाबला कैसे कर सकता है जो फुल स्टेज पर है। बुली लीडर आखिरकार एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, इसलिए वो फैसला करता है कि टेस्ट किया जाए कि दोनों में से स्ट्रांग कौन है, एक कमजोर जिसके पास 1 स्टार है या ब्लैक टाइगर गिल्ड एलीट जिसके पास 3 और 4 स्टार्स हैं। बस ऐसे ही बुली लीडर ने तुरंत अपने शब्दों को डिस्कार्ड कर दिया कि वो खुद उससे निपट लेगा और बाकी बुलीज को अपनी मदद के लिए बुलाया। हालांकि ये ब्लैक टाइगर गिल्ड के लिए परेशानी वाला वक्त था और वो हैरान थे जब कोई और दिखाई दिया। पता चला कि वो चिनयान थी जो हमेशा सोचती थी कि कौन जीतेगा, ब्लैक टाइगर गिल्ड या उसका गिल्ड सेलेस्टियल। चिनयान शाइनिंग आर्मर में एक हीरो की तरह दिखाई देती है और लड़के को बुलीज से बचाती है। शाओविंग अचानक मुड़ा और चिनयान को देखा। उसे याद आया कि उसे बहन कहना है, जैसा कि लड़की ने खुद को कहने के लिए कहा था। बुली लीडर और उसका गिल्ड ब्लैक टाइगर घिर चुके थे। सेलेस्टियल गिल्ड के मेंबर्स ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। उसकी आवाज का टोन पूरी तरह बदल गया। वो डरा हुआ था। सेलेस्टियल लुनियन सिटी के 20 टेमर्स की रैंकिंग में दूसरा गिल्ड है। यहाँ तक कि हरिकेन गिल्ड जो पहली जगह पर है वो भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। बुलीज के लीडर ने तुरंत माफी मांगने वाला पोज बना लिया। अपने समर्थकों की सवालिया नजरों के नीचे उसने पूछा कि मिस चिनयान को इस जगह पर क्या लाया है। लड़की मासूम शाओविंग को गले लगा रही है। अगर वो वहां से नहीं गुजर रही होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि बहुत सम्मानित लेई उसके प्यारे भाई के साथ क्या करने वाला था। बुली लीडर हैरान है क्योंकि चिनयान चिन फैमिली के हेड की इकलौती बेटी है और उनके कोई और बच्चे नहीं है। फिर चिनयान एक्सप्लेन करती है कि शाओविंग उसका मुंह बोला भाई है जिसे उसने माना है, इसलिए अगर कोई उसके भाई को ऑफेंड करने का फैसला करता है तो उस ऑफेंडर को पहले उससे निपटना होगा। लेई को पहले ही पछतावा हो रहा था कि वो बिना समझे इस पूरे एडवेंचर में शामिल हो गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। चिनयान रैन वहीं नहीं रुकी और हुलिगन्स के पहले से ही बेचारे लीडर को अपने शब्दों से खत्म करने का फैसला किया। आखिरकार अगर किसी ने शाओविंग को ऑफेंड किया तो उसे पूरे सेलेस्टियल गिल्ड से निपटना होगा। लेई ने डरते हुए सजा से बचने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उसने दावा किया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसने तुरंत सारा ध्यान खुद से हटाने का फैसला भी किया। उसने वोंग यान की तरफ उंगली उठाई और दावा किया ये सब उसकी वजह से था। वोंग यान ने शाओविंग के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए उन्हें हायर किया था। यहाँ तक कि शाओविंग भी हो रही घटनाओं से हैरान था। वोंग यान बहुत ज्यादा चौंक गया। उसने माफी मांगना शुरू कर दिया और कहा कि उसे नहीं पता था कि शाओविंग चिनयान रैन का भाई है। जाहिर है इस पॉइंट पर वोंग यान इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। चिनयान रैन लेई को पॉइंट आउट करती है कि उसे समझने की जरूरत है कि उसे क्या करना है। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लेई कंफर्म करता है कि वो समझ गया कि उसे क्या करना है। उसके बाद थंडर टाइगर गिल्ड ने वोंग यान को पीटना शुरू कर दिया। वोंग यान हैरान था कि वो उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हैं। आखिरकार वो वही था जिसने उन्हें हायर किया था। उसके बाद चिनयान रैन शाओविंग को सेलेस्टियल गिल्ड की बिल्डिंग में ले गई। चिनयान लड़के से पूछती है कि उसका सामना बुलीज से कैसे हुआ। शाओविंग मानता है कि वो असल में ब्लैक फैंग के लिए न्यूट्रिएंट बूस्टर्स खरीदना चाहता था, लेकिन शाओविंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बदकिस्मत होगा। चिनयान को एहसास हुआ कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि अगर शाओविंग को ऐसी चीज की जरूरत है तो वो उससे पूछ सकता है। खासकर उसका गिल्ड सेलेस्टियल न्यूट्रिएंट बूस्टर्स में ही स्पेशलाइज करता है। चिनयान कहती है कि अगर शाओविंग को कभी भी न्यूट्रिएंट बूस्टर्स की जरूरत हो तो लड़का बस उससे पूछ सकता है और वो उसे मुफ्त में दे देगी। शाओविंग हैरान है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नई बहन इतनी जनरस होगी। उसे तुरंत जाहिर हो जाता है कि वो गिल्ड लीडर की इकलौती और पसंदीदा बेटी है। उसके बाद चिनयान ने अपने भाई को उनके गिल्ड का टूर देने का फैसला किया। पहले उसने शाओविंग को ट्रेनिंग हॉल दिखाया। हॉल सबसे एडवांस ट्रेनिंग इक्विपमेंट से लैस था ताकि बीस्ट्स को अलग अलग स्किल्स जल्द से जल्द सीखने में मदद मिल सके। फिर बहन ने अपने भाई को रिलैक्सेशन एरिया दिखाया। वहाँ 20 टेमर्स टास्क के बाद रिलैक्स कर सकते थे। वहाँ गोल्फ, सोना और कई दूसरी एक्टिविटीज भी थी। गिल्ड में कॉन्फ्रेंस रूम भी था जहाँ वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पर मीटिंग्स करते थे और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाते थे। उसके बाद बहन ने मेडिकल एरिया दिखाया जहाँ सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट और मेडिसिन की वाइड रेंज थी। गिल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनके 20 टेमर डॉक्टर्स के पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस थे जो घायल बीस्ट्स के इलाज के लिए बेस्ट सर्विसेज देते थे। इस बात ने लड़के को सच में इंटरेस्ट दिया। शाओविंग ने अपनी बहन से पूरी सीरियसनेस से पूछा कि क्या वो उसका गिल्ड ज्वाइन कर सकता है और डॉक्टर बन सकता है। चिनयान जवाब देने में हिचकिचाई।
हालांकि उनकी बातचीत बीच में ही कट गई और एक तीखा और साफ मना आया। जो औरत दिखाई दी उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या कहाँ से आया है, और क्या लड़का सच में सोचता है कि अपनी उम्र और एक्सपीरियंस के साथ उसे उनके गिल्ड में नौकरी मिल सकती है। उस औरत को लड़के का ये ख्याल भी बहुत रिडिकुलस लगा। वो औरत लियू यूअर थी, सेलेस्टियल गिल्ड की डेप्यूटी हेड। चिनयान बात संभालने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में उसने उसे बताया था कि वो वही था जिसने उस वक्त ट्रेन में चिनयान रान की मदद की थी। वो यहाँ तक बताती है कि वो उसका मुंह बोला भाई है। अचानक गिल्ड मेट्स में से एक भागता हुआ अंदर आता है। वो पैनिक में व्यू यूअर के पास दौड़ता है और उसे बताता है कि उनके पास अभी कई बुरी तरह घायल बीस्ट्स आए हैं। जैसा कि पता चला, इतना बड़ा गिल्ड अंडरस्टाफ्ड है। हाल ही में श्याविंग ने अपने बहन को बताया था कि उनका गिल्ड कितना बड़ा है और उनके पास सब कुछ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके पास थी वो डॉक्टर्स थे। लियो अपने सबॉर्डिनेट से शांत होने के लिए कहती है और फिर दूसरी ब्रांचेस से कांटेक्ट करने और उनकी मदद मांगने के लिए कहती है। लियू चिनयान रान से मामले को संभालने के लिए मदद मांगती है। घायल बीस्ट्स के पास जाकर लियू यूअर नोटिस करती है कि वक्त खत्म हो रहा है और बीस्ट्स का खून बहुत बह रहा है और वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। श्याविंग अपनी हथेली अपनी छाती पर मारता है और डिक्लेयर करता है कि वो मदद कर सकता है। फिर वो लियू यूअर से किसी भी बात पर ध्यान न देने के लिए कहता है, क्योंकि खोने के लिए एक सेकंड भी नहीं है। सेलेस्टियल गिल्ड की ब्रांच आज बहुत अशांत थी। बहुत से मैजिकल बीस्ट्स यहाँ सीरियस इंजरीज के साथ आए थे। एक नया पेशेंट अर्जेंटली लाया गया। डॉक्टर्स एक मैजिकल बीस्ट को गर्नी पर थर्ड ऑपरेटिंग रूम में ले जा रहे थे और पेशेंट का खून बहुत बह रहा था, इसीलिए सिर्फ स्पेयर ब्लड बैग्स आने के लिए चीखें सुनाई दे रही थी। वो लड़का जिसने अपने मैजिकल बीस्ट को गर्नी पर ले जाने में मदद की, वो सबसे पीछे हटने के लिए कहता है। लड़के ने डॉक्टर्स से उसके मैजिकल बीस्ट को बचाने की भीख मांगी। डॉक्टर्स इस तरह की सिचुएशन से घबरा गए थे। ये टिपिकल है कि जब कहानी का प्रोटैगनिस्ट आसपास हो तो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस गायब हो जाता है। डॉक्टर्स पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। मैजिकल बीस्ट का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसे जल्द से जल्द रिकवर करने की जरूरत थी। क्लैंप मदद नहीं कर रहा था, इसलिए एक डॉक्टर डिमांड कर रहा था कि क्योर तैयार किया जाए। एक और डॉक्टर ने कहा कि इससे मदद नहीं मिल रही है क्योंकि खून रुक नहीं रहा। डॉक्टर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनके मेथड्स बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। शाओइंग इन सब आम लोगों से बिल्कुल अलग है। वो सिस्टम से अपने ऑलमोस्ट एक्सरे विजन के साथ मैजिकल बीस्ट की जांच करता है। ये एक ग्रीन आइड मैस्टिफ था। लेवल मैच्योर फॉर्म थर्ड स्टेज, लॉयल्टी 92, ब्लड लाइन एलीट, लाइफ साइंस, पॉइजन बी क्वीन के हमले से घाव जो पॉइजन डैमेज दे रहा है और हीलिंग रोक रहा है। शाओइंग तुरंत घाव ढूंढ लेता है और रिपोर्ट करता है कि मैजिकल बीस्ट का सामना पॉइजन बी क्वीन से हुआ है। हरा स्लाइम एक खास पॉइजन है जो रीजनरेशन रोकता है। शाओइंग मानता है कि वो लड़के के बैटल बीस्ट का खून बहना रोक सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए लड़के की परमिशन चाहिए। लड़का पैनिक करता है, उसके पास इस सिचुएशन में कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो शाओइंग से बीस्ट को बचाने के लिए कहता है। शाओइंग रिकमेंड करता है कि एक डंठल हेवनली ग्रास को पर्पल क्रिस्टल फ्लावर के साथ मिलाकर 20 ग्राम मेडिसिनल मिक्सचर तैयार करें। फिर पॉइजन एट्रीब्यूट वाले मैच्योर मैजिकल बीस्ट का कोर मिलाएं और 5 मिनट तक उबालें। दूसरे डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स बेहद जहरीले हैं। उन्हें इलाज का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये आग को पेट्रोल से बुझाने जैसा है। हालांकि शाओइंग सीरियस है। वो उनसे कहता है कि तुरंत उसके बताए नुस्खे के मुताबिक दवाई तैयार करें, वरना वो बस वक्त बर्बाद करेंगे और मैजिकल बीस्ट मर जाएगा। बेचारा लड़का बहुत डेस्परेट है, इसलिए वो शाओइंग पर भरोसा करने का फैसला करता है। लड़का डॉक्टर से कहता है कि खड़े मत रहो और जैसा शाओइंग ने कहा वैसा करो। डॉक्टर्स आखिरकार खड़े नहीं रहे और जो उसने कहा उसे तैयार करने दौड़े। 5 मिनट बाद एक हाफता हुआ डॉक्टर दवाई की बोतल लेकर दौड़ता हुआ आया और अनाउंस किया कि सब तैयार है। शाओइंग ने दस्ताने पहने और ढक्कन और बोतलें खोली। फिर उसने सावधानी से मैजिकल बीस्ट के घाव पर लगाना शुरू किया। अचानक मैजिकल बीस्ट गुर्राया, जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उसी समय घाव चमकने लगा, खून बहना बंद हो गया और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। वो लड़का जिसने कुछ देर पहले अपने बीस्ट को लगभग खो दिया था, उसने रोते हुए उसे गले लगा लिया। दूसरी तरफ शाओइंग चिनयान और लियू यूअर के पास गया। उसने लियू यूअर से पूछा कि क्या वो उसके काम से सैटिस्फाइड है। लियू यूअर बेवकूफ नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा एरोगेंट। हर रोज जीनियस प्रोटैगनिस्ट्स उसके पास नहीं आते। वो ज्यादातर मीडियोकर लड़के होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। लियू यूअर डिक्लेयर करती है कि लड़के ने अमेजिंग रिजल्ट दिखाया है। लियू यूअर को मानना पड़ा कि उसने शाओइंग के बारे में गलत राय बना ली थी। अब लियू यूअर ऑफिशियली लड़के को स्पेशल फार्मासिस्ट के तौर पर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है। शाओइंग खुशी से ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है। आखिर वो शुरू से यही तो चाहता था। सीन शिफ्ट होता है। डॉर्मिट्री में उसकी बहन उसे डांटती है। मतलब उसका भाई कहना चाहता है कि वो सिर्फ इसीलिए देर से रुका क्योंकि वो सेलेस्टियल गिल्ड के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था।
उसकी बहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई ने कहा कि ऐसा ही है। बहन ने मुंह भी फुला लिया क्योंकि ऐसा लगा कि किसी अमीर बहन को पाकर कोई अपनी सगी बहन को पूरी तरह भूल गया है। शाओविंग खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। आखिर वो अपनी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ शी मांग सोचती है कि फार्मासिस्ट क्या होता है, क्या ये कोई खाने की चीज है? शाओविंग उसे करेक्ट करता है और कहता है कि ये असल में खाने के बारे में नहीं है। हालांकि चूंकि वो अब सेलेस्टियल गिल्ड के लिए काम करेगा, इसका मतलब है कि उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वो जीत के भाव से खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि वो इस वीकेंड अपनी बहन और शी मांग को रेस्टोरेंट भी ले जा सकेगा। शी मांग भी इस जानकारी से एक्साइटेड है क्योंकि उसे बाहर खाना पसंद है। इसी बीच वोंग यान, जो पूरी तरह लूजर है, हॉस्पिटल में टूटी टांग के साथ पड़ा है। वो शाओयंग पर गुस्से में है और कसम खाता है कि वो अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलेगा। एक पिता अपने बेटे से मिलने आता है। वो अपने बेटे को घटिया, कमजोर कहता है। वोंग यान अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो अपने पिता से मदद मांगता है। पिता को बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि उसका बेटा किसी छोटे शहर के देहाती लड़के से हार गया। वोंग यान ने अपनी हरकत से न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को बदनाम किया है। वोंग यान रोता है और सफाई देने की कोशिश करता है कि शाओयंग के पास एक साथ 3 एट्रीब्यूट्स थे। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि शाओयंग के पीछे सेलेस्टियल गिल्ड है, इसलिए उसके पास उस लड़के से बदला लेने का भी कोई चांस नहीं है। आखिर उनकी फैमिली सेलेस्टियल गिल्ड का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि पिता चालबाज है। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि शाओयंग यूनान माउंटेन पर ट्रायल्स के दौरान गलती से किसी मैजिकल बीस्ट के चंगुल में फंसकर मर जाए, तब इसका उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। चश्मे वाला, एक असली विलन। जल्द ही वाइस डीन का प्लान सच होने लगा जब स्टूडेंट्स को यूनान माउंटेन भेजा गया। टीचर चिन चिनियन, प्रिंसिपल सूरवान और वाइस डीन वोंगडोंग स्टूडेंट्स के साथ थे। वोंगडोंग ने अनाउंस किया कि सभी नए आई स्टूडेंट्स का एक और टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट एकेडमी की सभी स्क्रीन्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स के पहने हुए ब्रेसलेट्स हर स्टूडेंट द्वारा मारे गए मैजिकल बीस्ट की गिनती रिकॉर्ड करेंगे। ब्रेसलेट्स कॉम्बैट लॉग भी रखेंगे। 1 से 10 मैजिकल बीस्ट को मारने पर सी ग्रेड दिया जाएगा। अगर 11 से 30 मैजिकल बीस्ट मारे जाते हैं तो बी ग्रेड दिया जाएगा। अगर कोई 31 से 50 मैजिकल बीस्ट मारता है तो उसे ए ग्रेड मिलेगा। सबसे लकी और स्ट्रॉन्गेस्ट जो 51 से 80 मैजिकल बीस्ट को हराएंगे उन्हें एस ग्रेड मिलेगा। और आखिरकार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स जो 80 से ज्यादा मैजिकल बीस्ट को हराएंगे उन्हें ग्रेड एस प्लस मिलेगा। प्रिंसिपल सूरवान वाइस डीन वोंगडोंग से ट्रायल शुरू होने से पहले इस साल के रिक्रूट्स में खास तौर पर गिफ्टेड पार्टिसिपेंट्स के नाम अनाउंस करने को कह दिए हैं। स्टूडेंट्स में से एक ने सुना था कि यिनिंग श्वांग ने पिछले साल यूनान माउंटेन ट्रायल में फर्स्ट प्लेस जीती थी। वोंगडोंग शेंग ने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक फ्रेशमैन में एक साथ 3 खास तौर पर गिफ्टेड स्टूडेंट्स थे। फर्स्ट क्लास में मूरोंग यांग शा था। मूरोंग यांग शा मूरोंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। फर्स्ट ग्रेड में मूरोंग शिनशिन का भी नाम था। मूरोंग शिनशिन मूरोंग फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। बाकी स्टूडेंट्स बहुत हैरान थे कि फर्स्ट ग्रेड में एक साथ 2 ऑलराउंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स थे और तीसरा स्टूडेंट थर्ड ग्रेड का स्टूडेंट शाओ यंग था। शाओ यंग मूरोंग फैमिली के बारे में सोचने लगा। जहां तक शाओ यंग को याद था, उनके देश में बीस्ट टेमर्स की 4 महान डायनेस्टीज थीं। ये फैमिली, ली फैमिली, मूरोंग फैमिली और शांगवान फैमिली। इसलिए जब उसने मूरोंग फैमिली के बारे में सुना तो वो हैरान था क्योंकि वो पहले कभी 4 महान डायनेस्टीज के किसी इंसान से नहीं मिला था। इसके बाद टीचर चेन चिनियन, प्रिंसिपल सूरवान और वाइस डीन वोंगडोंग शेंग एज्योर ड्रैगन एकेडमी के ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में इकट्ठा हुए। मूंछों वाले एक आदमी ने माइक लिया और सभी व्यूअर्स का स्वागत किया। वो इस ट्रायल का होस्ट और कमेंटेटर था। उसका नाम यांग शू था। सूरवान ने वैंग डोंग से शाओविंग के बारे में उसकी राय पूछी और वो लड़का कितने मैजिकल बीस्ट्स को हरा सकता है। वैंग डोंग काफी घमंडी है और उसे लगता है कि शाओविंग 50 से ज्यादा मैजिकल बीस्ट्स को नहीं हरा पाएगा। उसे यहां तक लगता है कि उसने एक बढ़ा चढ़ाकर प्रेडिक्शन दिया है। चेन चिनियान वाइस डीन की राय से बिल्कुल सहमत नहीं है और शाओविंग के टैलेंट को देखते हुए उसे लगता है कि लड़का कम से कम 80 को हराएगा। सूरवान भी टीचर से सहमत नहीं है। उनकी राय में शाओविंग एक असली चमत्कार करेगा और यिनिंग श्वांग का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसी बीच नए आए होंग पहले ही ट्रायल एरिया में एंटर करना शुरू कर चुके थे और ट्रायल ऑफिशियली शुरू हो गया था। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि सेकंड ग्रेड के एक स्टूडेंट वैंग लिन ने शॉर्ट टेल्ड बियर को हरा दिया था। मारे गए मैजिकल बीस्ट्स की टोटल नंबर 10 से ज्यादा हो गई थी। 5th ग्रेड का सुनेन हाओ पहले ही 20 मैजिकल बीस्ट से निपटने में कामयाब रहा। होस्ट हैरान था कि ट्रायल शुरू होने के सिर्फ 1 घंटे बाद फर्स्ट ग्रेड के मूरोंग यांग शा ने पहले ही 43 मैजिकल बीस्ट्स को मार दिया था। ट्रायल देख रहे लोगों ने कमेंट्स छोड़े। किसी ने कहा कि मूरोंग की फैमिली उस पर गर्व कर सकती है। कुछ तो लड़के से शादी भी करना चाहते थे। कुछ सोच रहे थे कि मूरोंग फैमिली कितनी स्ट्रांग है। होस्ट ने बिना छिपी तारीफ के साथ कहा कि व्हाइट ग्रिफिन इस ट्रायल में अकेला बीस्ट था जो अपनी फुल फॉर्म तक पहुंच चुका था। इस बीस्ट की एबिलिटी स्पेस पेनिट्रेशन ना सिर्फ टारगेट तक की दूरी को तुरंत कम करती है बल्कि पियर्सिंग इफेक्ट जोड़कर किसी भी हमले को बढ़ा देती है। भले ही सिल्वर फैंक्ड स्नेक के पास बेहतरीन रीजनरेशन एबिलिटीज हैं, लेकिन व्हाइट ग्रिफिन का सामना करना बदकिस्मती है।
आखिरकार ये सिल्वर फैंग स्नेक के रीजनरेशन को पूरी तरह बेकार कर देगा। तो सांप की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। मुरोंग यांगशा ने अपने व्हाइट ग्रिफिन से सांप को तड़पाना बंद करने के लिए कहा। सांप के पास जाकर लड़का बस मैजिक कोड निकालना चाहता था और अपने रास्ते जाना चाहता था। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया कि तीनों गिफ्टेड स्टूडेंट्स ने बाकी स्टूडेंट्स के रिजल्ट से बहुत बेहतर परफॉर्म किया। हालांकि तीनों गिफ्टेड स्टूडेंट्स बराबरी पर चल रहे थे। मुरोंग शिनशिन 50, मुरोंग यांगशा 49, शाओविंग 48। होस्ट ने अभी के लिए मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर को छोड़ने और ये देखने का फैसला किया कि उसकी बहन ट्रायल में कैसा कर रही है। मुरोंग शिनशिन का मैजिकल बीस्ट लेजेंडरी ब्लड लाइन वाला बोन विंग्ड बैट था। ये इस ट्रायल में अकेला अनडेड बीस्ट भी था। उसका अपोनेंट ब्लड थर्स्टी लायन था, जो एपिक ब्लड लाइन वाला सेकंड स्टेज मैच्योर मैजिकल बीस्ट था। ब्लड थर्स्टी लायन के हमलों ने 5 गुना डैमेज दिया। ये बहुत स्ट्रांग अपोनेंट था। हालांकि बोन विंग्ड बैट का सामना करने के बाद ऐसे खतरनाक अपोनेंट को भी अपनी किस्मत माननी पड़ी। होस्ट जानता है कि ऑडियंस को एक्साइट कैसे करना है। वो कहता है कि अगर मुरोंग शिनशिन ब्लड थर्स्टी लायन को मारने में कामयाब हो जाती है तो हारे हुए मैजिकल बीस्ट्स की टोटल नंबर 51 हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट पर व्यूअर्स ने लड़की का हौसला बढ़ाया। कुछ व्यूअर्स को यहां तक लगा कि वो शायद अपने भाई से ज्यादा टैलेंटेड है। ट्रायल की स्टैटिस्टिक्स को देखकर मुरोंग यांगशा थोड़ा हैरान था कि उसकी बहन अभी भी इस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस लेगी। हालांकि वो और भी ज्यादा हैरान था जब स्टैटिस्टिक्स बदल गए और किसी ने उसकी बहन को पीछे छोड़ दिया। एक पल पहले जो घटनाएं हुई थी, मुरोंग शिनशिन ने ब्लड थर्स्टी लायन को कोने में फंसा दिया और वो अब डॉज नहीं कर सकता था। फिर उसने अपने मैजिक बीस्ट बोन विंग्ड बैट को यूज किया और एक आखिरी हमला किया। वो हमले के वक्त खुश भी हुई कि वो शेर को लगभग संभालने में कामयाब हो गई थी। हालांकि आखिरी पल में शाओविंग अपने ब्लैक फैंग के साथ दिखाई दिया। ब्लैक फैंग ने क्लॉज ऑफ द अंडरवर्ल्ड का यूज करके ब्लड थर्स्टी लायन को एक निर्णायक झटका दिया। बोन विंग्ड बैट का हमला अपने टारगेट से चूक गया। शाओविंग ने बेशर्मी से मुरोंग शिनशिन का शिकार चुरा लिया था। ऐसा लगता है कि ये उस लड़के का ऑडियंस से सारी नफरत पाने का तरीका है। शाओविंग इतना बेशर्म है कि वो शिनशिन को ब्लड थर्स्टी लायन का ध्यान भटकाने के लिए और शाओविंग के आने के लिए स्टेज तैयार करने के लिए शुक्रिया भी अदा करता है। मुरोंग शिनशिन अंदर से उस लड़के की हरकतों पर बेहद गुस्से में थी। हालांकि वो एक कूल फेस बनाए रखने में कामयाब रही। होस्ट ने तुरंत नोट किया कि घटनाओं में एक काफी अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया था। उसने नोट किया कि शाओविंग की चालाकी में साफ तौर पर कोई कमी नहीं है। होस्ट यहां तक कि शाओविंग को स्टेल्दी अटैक्स का जीनियस कहता है और ये भी कि चाहे आप कैसे भी छिप जाएं, आप शाओविंग से नहीं बच सकते। होस्ट इंट्रीग्ड था क्योंकि शाओविंग ने शिनशिन से एक बीस्ट चुरा लिया था और टेबल में टॉप कर लिया था। हालांकि रिलैक्स करने के लिए ये बहुत जल्दी था क्योंकि अचानक एक 3-आइड मैजिकल एंड बैटलफील्ड में आ गई। होस्ट स्क्रीन के जरिए चींटी से निकल रहे खतरे को भी महसूस कर सकता था। उसने सोचा कि इन दोनों में से कौन चींटी जैसे खतरनाक क्रीचर को चैलेंज करने की हिम्मत करेगा। शाओविंग ने शुरुआत करने के लिए ब्लैक फैंग की एबिलिटी इन्फर्नल बॉन्ड यूज करने का फैसला किया। होस्ट तुरंत कमेंट करता है कि शाओविंग बैटल में जाने वाला पहला है। वो नोट करता है कि 3-आइड एंट अपने सख्त शेल के लिए जानी जाती है। हालांकि हेल वुल्फ की आग आर्मर को इग्नोर करती है और फिर भी इस भयानक मॉन्स्टर को डैमेज देती है। शाओविंग ब्लैक फैंग को चींटी को खत्म करने का ऑर्डर देता है और हेल हाउल एबिलिटी यूज करता है। शिनशिन ने भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। बोन विंग्ड बैट ने साउंड वेव्स यूज की और हेल वुल्फ को अपने अपोनेंट को खत्म करने से रोक दिया। लड़की ने तुरंत नेक्रोटिक फ्लेम्स यूज की और खुद 3-आइड एंट को खत्म कर दिया। जब लड़की मैजिक कोर ले गई तो शाओविंग ने माना कि उसने नहीं सोचा था कि लड़की इतनी बदला लेने वाली होगी। होस्ट ऑडियंस का उत्साह बढ़ाता है क्योंकि सिचुएशन और भी ज्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि शाओविंग और शिनशिन अभी पॉइंट्स पर बराबरी पर है और फर्स्ट प्लेस शेयर कर रहे हैं। साथ ही चैलेंज खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है। होस्ट सोचता है कि आखिर में कौन जीतेगा। आखिर में एक अच्छे होस्ट की तरह वो ऑडियंस को एग्जाम के नतीजे का इंतजार करने का सुझाव देता है। अगला मॉन्स्टर मिलने के बाद शाओविंग ब्लैक फैंग को बैटल में जाने के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। हालांकि शिनशिन एक बार फिर अपने बोन विंग्ड बैट से मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इस तरह लड़के की नाक के नीचे से पॉइंट ले लेती है। उसने और क्या उम्मीद की थी कि हर कोई उसकी हरकतों को बर्दाश्त करेगा। यहां तक कि होस्ट भी नोटिस करता है कि जहां भी शाओविंग जाता है उसकी बदला लेने वाली राइवल तुरंत आसपास दिखाई देती है और उसका शिकार छीन लेती है। पिछले आधे घंटे में शिनशिन ने उन मॉन्स्टर्स को मारकर फर्स्ट प्लेस पर मजबूती से कब्जा कर लिया था जिन्हें शाओविंग ने दया करके उसके लिए ढूंढा था। गैप 8 पॉइंट्स का था। शाओविंग ने पॉइंट आउट किया कि हालांकि उसने लड़की से एक बीस्ट चुराया था, लेकिन ये उसके बाद के बर्ताव को सही साबित नहीं करता। शिनशिन को ये शब्द खास पसंद नहीं आए। होस्ट ये पूछकर ऑडियंस का माहौल गर्म करता है कि क्या शिनशिन गैप को और बढ़ा सकती है या क्या शाओविंग उसकी बराबरी कर पाएगा। ब्रॉडकास्ट पर कमेंट्स मजेदार और इतने मजेदार नहीं आ रहे थे। किसी ने सोचा कि शिनशिन के चेहरे पर ऐसा दुखी लुक क्यों था।
कोई अपने सामने ऐसा ड्रामा देखकर खुश था। किसी ने पॉइंट आउट किया कि लड़की अपने भाई से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। किसी ने माना कि वो लड़की से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। किसी ने नोट किया कि लड़की का फ्यूचर हस्बैंड लकी होगा। और होस्ट पूछता रहा कि क्या ऑडियंस भी उतनी ही क्यूरियस थी जितना वो था कि सब कैसे खत्म होगा। शाओइंग फैसला करता है कि वो अब शिनशिन के सामने नहीं झुकेगा और उसे तैयार रहने के लिए कहता है। यहाँ कमेंटेटर्स भी भड़क गए। कुछ ने पॉइंट आउट किया कि लड़का असली मर्द है। कुछ ने कहा कि माँ हमेशा कहती थी कि डींगे हाँकने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। और किसी को लड़की के रिएक्शन की उम्मीद थी और वो कैसे गुस्सा होगी। प्रेजेंटर ने भी शॉक्ड चेहरा बनाया। उसने सोचा कि क्या सिर्फ उसने ये सुना या दूसरों ने भी सुना। शाओइंग ने माना कि वो पूरे समय खुद को रोक रहा था। आधे घंटे से कम समय बचने पर प्रेजेंटर ने सोचा कि क्या शाओइंग के पास टॉप स्पॉट पर लौटने का वक्त होगा। शाओइंग अगले मॉन्स्टर्स के पीछे भागा। शिनशिन उसके साथ बनी रही। मिनट बीतते गए और इन दोनों द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स की संख्या ने पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हेल वुल्फ एक बार फिर अपने दूसरे विक्टिम पर कूदा और शिनशिन इस बार लड़के से आगे नहीं निकल सकी। शिनशिन को एक और मैजिकल बीस्ट मिला और उसने नोट किया कि हवा में शाओइंग पक्का उसे नहीं हरा सकता। हालांकि यहां भी ब्लैक फेंग का अटैक आसानी से उस मैजिकल मॉन्स्टर को पकड़ लेता है जिसका पीछा शिनशिन कर रही थी। लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और लड़के को स्काउंड्रल कहती है। शाओइंग नोट करता है कि 1 मिनट से भी कम समय बचा है और अब शिनशिन उसे किसी भी तरह नहीं हरा सकती। लड़की बस लड़के को एक असली स्काउंड्रल कहती है। यहां तक कि होस्ट भी नोट करता है कि नतीजा लगभग तय है और जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता शाओइंग फर्स्ट प्लेस ले लेगा। शिनशिन ने लड़के को बार बार स्काउंड्रल कहा। शाओइंग ने यह भी सोचा कि क्या लड़की को सिर्फ यही शब्द आता है। अचानक शाओइंग और शिनशिन के पीछे एक मॉन्स्टर दिखाई दिया जो शाओइंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। होस्ट हैरान था कि क्या हो रहा है क्योंकि बैटल अरीना में एक फुली डेवलप्ड थर्ड फॉर्म मैजिकल बीस्ट कैसे आ गया। बीस्ट ने आसानी से शाओइंग और ब्लैक फेंग को चट्टान से नीचे धकेल दिया। किसी तरह शाओइंग ढलान पर उग रही एक टहनी को पकड़ने में कामयाब रहा। शिनशिन तुरंत लड़के की मदद के लिए दौड़ी और उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहा, जबकि बोन विंग्ड बैट ने उसी समय उन्हें कवर किया। तभी झाड़ियों से उसका पुराना जान पहचान वाला वोंग यान दिखाई दिया। लड़का बहुत ज्यादा हैरान था। उसी पल वो टहनी टूट गई जिस पर वो लटका था और शाओइंग नीचे गिरने लगा। शिनशिन बस लाचारी से देखती रही जैसे शाओइंग नीचे गिर रहा था। वो गिरते हुए लड़के को देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बीच ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में टीचर चेन चिन यन एग्जाम के इन मोड़ों पर गुस्से में है। वो खुद जाकर अपने स्टूडेंट्स को बचाने की परमिशन मांगता है। प्रिंसिपल सूरवान टीचर चेन चिन यन से ज्यादा चिंता न करने को कहती हैं क्योंकि शिनशिन और शाओइंग उनके भी स्टूडेंट्स हैं। प्रिंसिपल होने के नाते सूरवान स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होने देंगी। आगे क्या होता है ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक के साथ हाइप करें ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।